हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। देखिए, सोशल साइंस में 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होता है, जिसमें से 50% बनाना होता है, सॉल्व करना होता है, यानी 40 प्रश्न का। 40 में से केवल अर्थशास्त्र से तकरीबन 15 से 16 क्वेश्चन आता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग 15 से 16 क्वेश्चन का काम खत्म कर देंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर में टोटल 1 से लेकर 7 चैप्टर, मतलब 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर है। सातों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो 2011 से लेकर के 2023 तक पूछा गया है, वो सारा ऑब्जेक्टिव, और उसके अलावे जो किताब में और जो बच गया, जब तक बिहार बोर्ड के द्वारा विगत वर्षों में नहीं पूछा गया, उन सभी प्रश्नों को करेंगे। यानी आप निश्चिंत हो जाइए कि इस वीडियो से 15 से 16 यानी इकोनॉमिक्स का अगर कोई ऑब्जेक्टिव पूछे तो वो आपसे बन जाएगा। लेकिन ध्यान से केवल आप इस वीडियो को सुनेंगे। पता नहीं कितना लंबा होगा, ये तो हमें पता नहीं है वीडियो, लेकिन पूरा सुनना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। आप सबको पता होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था का अगर बात की जाए, भारत की अर्थव्यवस्था का अगर बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग का नाम है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरे भाग का नाम है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरे भाग का नाम है तृतीयक क्षेत्र। तो तीन क्षेत्र होता है भारत की अर्थव्यवस्था का। तृतीयक क्षेत्र, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है कि प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, और द्वितीयक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो आप ये ऑब्जेक्टिव को याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र कहलाता है, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र है, और सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र है। यानी कि देखिए, जैसे कृषि है ना, वन हो गया, मछली पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, खेती बाड़ी, धान गेहूं उपजाना हो गया, आखेटन मतलब शिकार करना हो गया, ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है, ये खेती बाड़ी से संबंधित है। तो ये सब द्वितीयक में केवल फैक्ट्री सब आएगा, और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण में एक तो आपका कृषि हो जाएगा, दूसरा आपका वन हो जाएगा, तीसरा आपका पशुपालन हो जाएगा, पशुपालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, आखेटन हो गया। आखेटन का मतलब होता है शिकार करना। ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र, जितना भी फैक्ट्री है ना, वो सारा फैक्ट्री इसके अंदर आएगा। तो जो निर्माण है, गैस है, बिजली है, उद्योग है, ये सब जो है इस क्षेत्र के द्वितीय क्षेत्र के अंदर आएगा। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंदर बैंक, बीमा, परिवहन है ना, ये बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, ये सब जो है ये तृतीय क्षेत्र है। तो आपको याद रखना है कि भारत की अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन और आखेटन। अब इसमें सबसे मेन कौन है, तो मेन है बच्चा कृषि। देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो प्राथमिक कृषि क्रियाकलाप है ना, इसमें ज्यादा ग्रामीण लोग, यानी जो गांव के लोग हैं ना, वो ज्यादा प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न रहते हैं, मतलब काम करते हैं। और शहर के जो लोग हैं वो द्वितीय क्षेत्र में, मतलब औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियों में काम करते हैं, और तृतीय क्षेत्र में बैंक, बीमा, परिवहन, संचार और भी है। तो जो शहर के लोग होते हैं वो ज्यादा द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में काम करते हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप में ज्यादातर लगे होते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा कि ग्रामीण जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, वो अधिकतर कौन से क्रियाकलाप में संलग्न रहते हैं, तो वो प्राथमिक क्रियाकलाप में, क्योंकि इसी में आएगा कृषि, वन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, आखेटन मतलब शिकार करना, ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो यहाँ पहला ऑब्जेक्टिव पूछा था कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, आप याद रखिएगा। तो और यहाँ से 2 प्रश्न और बन जाएगा। द्वितीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं, तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ। देखिए, मैं इसका कहानी आपको बताता हूँ। देखो, योजना आयोग एक सबसे पहले था, योजना आयोग। ये योजना आयोग के जगह पर ये जो नीति आयोग देख रहे हैं ना, ये योजना आयोग की जगह पर आया हुआ है। पहले योजना आयोग था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ। इस योजना आयोग का गठन का उद्देश्य और इसका काम था
कि भारत देश के विकास के लिए योजना तैयार करना। ये भारत देश की विकास के लिए जो है इसका काम था योजना तैयार करना। और इसका अध्यक्ष होता था, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते थे वो होता था प्रधानमंत्री, है ना। योजना आयोग का अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री। और इस योजना आयोग का पहला अध्यक्ष बोलेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे। तो योजना आयोग का पहला प्रधानमंत्री अगर पूछेगा, पहला अध्यक्ष अगर पूछेगा तो पहला अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे। तो ये योजना आयोग देश के विकास के लिए योजना तैयार करते थे। लेकिन श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो अभी वर्तमान में भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, जब इन्होंने चुनाव जीता तो उसके बाद जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने क्या किया कि इस योजना आयोग का नाम को बदल दिया। योजना आयोग के जगह पर इन्होंने ला लिया नीति आयोग, है ना। नीति आयोग लाया। ये जो है योजना आयोग के जगह पर ही नीति आयोग आया, है ना। नीति आयोग आ गया, नीति आयोग आया। और ये नीति आयोग आया 1 जनवरी 2015 को। अगर इसका गठन पूछेगा तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ। और इस नीति आयोग का भी काम है देश के विकास के लिए योजना तैयार करना। और इसका अध्यक्ष, इसके भी अध्यक्ष जो है ना, वो प्रधानमंत्री होते हैं। और तो अभी जो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो है वो इस नीति आयोग के अध्यक्ष है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, पहला कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। इस योजना आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था, इसका क्या काम है, तो इसका उद्देश्य है देश के विकास के लिए योजना तैयार करना। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष जो है ना, इसका जो अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका पहला अध्यक्ष कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और इसी योजना आयोग की जगह पर कौन सा आयोग आ गया, नीति आयोग। ये आया 1 जनवरी 2015 को आया था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग का, इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान समय में नीति आयोग का अध्यक्ष श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है। अब इसका काम क्या है, इसका भी काम होता है देश के विकास के लिए योजना तैयार करना। तो यहाँ पर प्रश्न है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है, नीति आयोग का गठन यानी स्थापना कब हुआ, तो जनवरी 2015 में हुआ। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या होता है। देखिए ये तो भारत की अर्थव्यवस्था, ये आपको बताया ना कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। लेकिन अगर विश्व की अर्थव्यवस्था का बात करें तो विश्व की अर्थव्यवस्था को 3 पार्ट में, विश्व की अर्थव्यवस्था को भी 3 भागों में बांटा गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है इसका गुण होता है सामाजिक कल्याण करना, है ना। सामाजिक कल्याण करना समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण होता है, आप इसको याद रखिएगा। एक चौथा नंबर प्रश्न है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया था। गरीबी के कुचक्र की धारणा अर्थशास्त्री रेगनर नर्स ने दिया था। गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है, ये भी धारणा नर्स का ही है। अब थोड़ा सा ध्यान से यहां समझिएगा कि यह कंसेप्ट क्या है। प्रश्न यहां पर है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया था। तो पहला देखिए, गरीबी के कुचक्र की धारणा, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया था, तो गरीबी के कुचक्र की धारणा रेगनर नर्स ने दिया था। रेगनर, है ना, रेगनर नर्स ने दिया था। और इन्होंने ही बोला था कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है, गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। ये भी किसका कथन है, तो ये भी रेगनर नर्स का कथन है। तो अब ये पहला प्रश्न बनेगा, गरीबी कुचक्र की धारणा, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए रेगनर नर्स का कहना हुआ, तो गरीबी जो है ना एक चक्र की तरह से ऐसे चलता है, गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। इसका मतलब है कि गरीब जो लोग होता है उसका आय कम होता है और अज्ञानता वश जो है उसका बच्चों की पैदाइश ज्यादा हो जाता है, तो जिसके कारण अगला पीढ़ी और ज्यादा गरीब होता है। तो इसलिए रेगनर नर्स ने कहा था कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। तो ये याद रखिएगा। दूसरा एक आप याद रख लीजिएगा, एक प्रश्न और एग्जाम में आता है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है ना। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, ये किसने कहा था, तो ये बात बोला था ब्राउन ने। और एक याद और रखिएगा कि जो गरीबी होता है ना, गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह होता है। ये जो गरीबी है
ये कैंसर रोग की तरह होता है। ये किसने बोला था? तो ये बोला था रोग की तरह होता है, ये बोला था अर्थशास्त्री कुजनेट ने, है ना। तो कुजनेट ने। तो आपको 3 बातें याद रखना है। पहला, गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है, रेगनर नर्स ने कहा था। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, ये ब्राउन ने बोला था। और गरीबी कैंसर रोग की तरह होता है, ये कुजनेट साहब ने बोले थे। तो यहाँ पर 4 नंबर में ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा गया है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा, इसका मतलब वही गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है, ये किसने बोला था? तो ये रेगनर नर्स का कथन है। अब देखिए अगला प्रश्न है 5 नंबर में, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें सर्वाधिक योगदान कौन से क्षेत्र का है? तो मैंने आपको अभी बताया था कि भारत की अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब यहां आपको यह बताना है कि भारत के जीडीपी में, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान कौन से क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का। अब इस प्रश्न को ऐसे समझिए, ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा कमाई कहां से आता है, प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से या तृतीय क्षेत्र से? तो सबसे ज्यादा जो कमाई है वो सेवा क्षेत्र से आता है, यानी तृतीय क्षेत्र से आता है। तो आप याद रखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो सेवा क्षेत्र का है। अगला जो 6 नंबर में है, विकसित देश में आय की वृद्धि क्या कहलाएगा? तो आंसर है आर्थिक वृद्धि। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं, देखियो विकसित देश, जो विकसित देश है और एक होता है विकासशील देश, एक विकसित देश होता है और एक विकासशील देश है। तो विकसित देश को आप धनी देश बोल सकते हैं, यानी अमीर देश, और विकासशील देश को आप जो है निर्धन देश बोल सकते हो, इसमें कोई दो राय, निर्धन देश। अब कहेगा सर किस आधार पर कोई विकसित देश होता है, कोई विकासशील देश होता है? देखिए, जहां के लोगों का प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, मतलब एक व्यक्ति का जो कमाई है वो बहुत ज्यादा हो। दूसरा है कि जो जहां पर हाई टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी हो, इसके अलावा जहां पर अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा हो, और उसके बाद जहां पे के लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो, और इसके बाद आधारभूत संरचना जहां का बहुत मजबूत हो। जैसे अगर अमेरिका, देखिए विकसित देश में आएगा, एक अमेरिका हो गया, दूसरा जापान हो गया, तीसरा इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब जो है विकसित देशों में से आता है। और ये विकसित देश जो है, इसका मापदंड क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। विकसित देशों का प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है, इनका जीवन स्तर उच्च होता है, यहाँ हाई टेक्नोलॉजी। अब जापान के अंदर देखते हैं लटक करके ट्रेन चलता है ना, तो अपने यहाँ तो ऐसे ही पटरी के ऊपर भी चलता है तो पलट जाता है। तो ये जो विकसित देश होता है, यहाँ हाई टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। इसके अलावा यहाँ की आधारभूत संरचना, मतलब जैसे सड़क, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल, और शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल और कॉलेज, ये सब जो है, और बिजली यहाँ पर बहुत अच्छा मजबूत स्थिति में। लेकिन विकासशील देश में जो है लोगों का प्रति व्यक्ति आय कम होता है, इसका जीवन स्तर निम्न होता है, यहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ का जो आधारभूत संरचना है, जैसे बिजली, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, ये सब जो है अच्छी स्थिति में नहीं होती है। तो विकसित देश जो है, ये विकसित देश जो है इसको धनी देश बोलते हैं, विकासशील देश जो है निर्धन देश को बोलेंगे। भारत जो है ना, ये विकासशील देशों में ही है। भारत की जो गिनती है विकासशील देशों में है, और भारत की जो पड़ोसी है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भी इसी कैटेगरी में आएगा, ये विकसित देश नहीं है। नेपाल, भारत, पाकिस्तान, ये सब विकसित देशों में नहीं है, ये सब आ जाएगा विकासशील देशों में। और विकसित देशों में आएगा जापान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब विकसित देशों की श्रेणी में आता है। तो अब ये बात है, एक ध्यान रखिएगा, विकसित देश में ज्यादातर लोग जानते किस क्षेत्र में लगा रहता है? विकसित देश में ज्यादातर लोग जो है द्वितीय क्षेत्र, मतलब फैक्ट्री वाले काम में, और तृतीय क्षेत्र में। और विकासशील देशों का सबसे, विकासशील देशों में क्या होता है, ज्यादातर आबादी जो है ना, ये प्राथमिक क्षेत्र में लगा रहता है, मतलब खेती बाड़ी में ज्यादातर। अभी देखते हैं इंडिया के अंदर में सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में लोग काम करते हैं? तो सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में, और कृषि किस में आता है? प्राथमिक में आता है। तो विकासशील देशों का ज्यादातर लोग जो है ना, ज्यादा जनसंख्या जो है वह प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न रहता है, जबकि विकसित देशों में ज्यादातर लोग द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न रहते हैं। तो आप ये विकसित और विकासशील देश समझ गए होंगे। और विकसित देशों में अगर लोगों का इनकम बढ़ेगा, यानी अगर लोगों का आय विकसित देशों में बढ़ता है, तो वो कहलाता है आर्थिक वृद्धि। ये भी आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा कि विकसित देशों में अगर लोगों का इनकम बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे आर्थिक वृद्धि, और विकासशील देशों में अगर लोगों का आय बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे आर्थिक विकास।
तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि विकसित देश में आय की वृद्धि क्या कहलाता है? तो आय की वृद्धि अगर विकसित देश में होगा तो वो आर्थिक वृद्धि कहलाता है। एक है बोनस भुगतान अधिनियम कौन से पंचवर्षीय योजना काल में आया? तो अब देखिए ये प्रश्न जो है ना आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, कि बोनस भुगतान अधिनियम जो है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बोनस भुगतान अधिनियम कौन से पंचवर्षीय योजना काल में आया? ये पंचवर्षीय योजना काल क्या होता है? देखिए 1951 से लेकर के 1956 ये पहला पंचवर्षीय योजना का काल है। यानी कि जब सरकार बनती है तो 5 साल के लिए जो योजना आयोग अभी पढ़ रहे थे ना, उसका काम था ये पंचवर्षीय योजना तैयार करना कि 51 से लेकर 56 तक देश के अंदर प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में कितने खर्च करने हैं, कौन से क्षेत्र पर कितना खर्च करना है, कैसे देश को आगे बढ़ाना है, कैसे देश की स्थिति को जो है कि ठीक करना है, मजबूत बनाना है, उस पर जो योजना आयोग है ना, योजना तैयार करता था तो 5 सालों के लिए, तो उसी को बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। तो 1951 से लेकर के 1956 जो है ये पहला पंचवर्षीय योजना का काल हो गया। दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1961 और तीसरा पंचवर्षीय योजना का जो काल है वो 1961 से लेकर के 1966 है ना, 1966 तक आया। तो जब तीसरा पंचवर्षीय योजना काल आया तो इसमें ही, ये तीसरा पंचवर्षीय योजना काल में ही बोनस भुगतान अधिनियम आया 1965 में, बोनस भुगतान अधिनियम 1965। तो अब देखो 1965 जो है ये पहला पंचवर्षीय योजना के काल में, दूसरा या तीसरा, तो आप कहिएगा सर 1961 से 66 ये तीसरा पंचवर्षीय योजना काल है, इसी में 65 आएगा तो 1965, यानी कि तीसरा पंचवर्षीय योजना काल में बोनस भुगतान अधिनियम आया था। अब ये बोनस क्या होता है? देखिए जब भी कोई कर्मचारी किसी उद्योगों में काम करता है तो उसको जो नियमित वेतन मिलता है, उस नियमित वेतन के अलावे अगर कुछ उसको अलग से दे उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए या उसके अच्छे कार्यों के लिए, विशेष कार्यों के लिए, तो उसको बोनस कहा जाता है। या तो एक स्थिति में जैसे मान लीजिए किसी उद्योगों में कर्मचारी काम करता है और उस उद्योगों को जितना उम्मीद है कि मुझे इतना लाभ इससे होना चाहिए, अगर उम्मीद से भी कई गुना ज्यादा होता है तो भी वह कर्मचारी को एक्स्ट्रा वेतन देता है, वेतन में एक्स्ट्रा पैसा देता है, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा है वही बोनस होता है। तो ये जो बोनस भुगतान अधिनियम लाया गया था तीसरा पंचवर्षीय योजना काल में 1961 से लेकर के 1966 के बीच, मतलब 1965 में, इसका उद्देश्य क्या था इस बोनस भुगतान अधिनियम को लाने का? कि जो उद्योगों में मजदूर काम करता है उस मजदूरों का जो जीवन स्तर हो, सुखमय हो, वह उसको इतना पैसा कम से कम हो जाए कि वह एक अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके, उनको सही से खाना मिल सके, उनको स्वास्थ्य की सुविधा उनको भी मिलना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से ये बोनस भुगतान अधिनियम 1965 आया था। तो कौन सी योजना काल में आया था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में आया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, इसके बारे में मैं आपको ध्यान देखिएगा, देखो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है, इसका आंसर ये लिखा हुआ है, मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूं, लेकिन मैं जो बात इसके बारे में जैसे कोई क्वेश्चन आता है उस पर मैं डिस्कशन कर रहा हूं, तो उस डिस्कशन वाले प्रश्न को भी ध्यान रखिएगा, वो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये प्रश्न जो है 6 नंबर में आप देखिए लिखा हुआ है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। ये मानव विकास रिपोर्ट क्या होता है? देखिए मानव विकास रिपोर्ट यानी HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये SDR रिपोर्ट या मानव विकास रिपोर्ट क्या होता है? देखिए दो अर्थशास्त्री थे, एक का नाम था डॉक्टर महबूब उल हक, एक का नाम है डॉक्टर महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के रहने वाले थे, और एक अर्थशास्त्री है उसका नाम था अमर्त्य सेन, और ये इंडिया के रहने वाले थे, ये इंडिया के रहने वाले थे। ये दोनों बहुत ही गहरे मित्र थे। इन दोनों ने मिलकर के मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया। क्या सर इस रिपोर्ट में क्या होता है? देखिए शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय, इसका तुलना करके सभी देशों में, तो उसका जो रिपोर्ट तैयार होता है उसी को बोला जाता है HDR रिपोर्ट यानी मानव विकास रिपोर्ट। इसमें 3 चीजों को ध्यान में रखा जाता है, एक तो शिक्षा को, और दूसरा स्वास्थ्य को, और तीसरा प्रति व्यक्ति आय को। इन तीनों का तुलना करके हर देशों में इन तीनों स्थितियों की तुलना करके जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है उसको बोला जाता है मानव विकास रिपोर्ट।
जो पहले अंक पर आता है, इसका रैंक जो पहला हासिल किया, इसका मतलब है वो अच्छे कंडीशन में तीनों स्थितियों में। तो डॉक्टर महबूबुल हक और अमर्त्य सेन, इन दोनों के प्रयास से ही मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहले 1990 में तैयार किया गया। 1990 से ही ये रिपोर्ट प्रकाशित होने लगा, और ये रिपोर्ट प्रकाशित होता है जिसके जरिए से उस संस्था का नाम है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और भारत का जो मानव विकास रिपोर्ट है, भारत का मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ था 2002 में, है ना, 2002 में। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने 23 अप्रैल, याद रखिएगा, जिन्होंने 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी किया। अच्छा, कहेगा सर इस मानव विकास रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या थी? तो इस मानव विकास रिपोर्ट में भारत का जो केरल था ना, भारत का जो केरल था, उन्होंने पहला पोजीशन प्राप्त किया था। और अभी भी आपको पता होगा कि भारत में सबसे ज्यादा शिक्षा मतलब जो शिक्षित लोग है वो प्रतिशत वो कहां पर है? तो वो केरल के अंदर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरल में। तो केरल जो है उस समय भी पहले स्थान पर को प्राप्त किया था। और उस मानव विकास रिपोर्ट में जो 2002 में आया था, उनमें से कुछ राज्य थे जिसका कंडीशन पूरा खराब था, जिसको बीमारू शब्द से, है ना, जिनको बीमारू शब्द से पहचान था, बीमारू। इसमें इसका मतलब हुआ BI से मतलब हुआ बिहार, और M से मतलब हुआ मध्य प्रदेश, और A से हुआ असम, R से राजस्थान, और U से हुआ उत्तर प्रदेश यानी यूपी। तो ये जो बीमारू है, BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से असम, R से राजस्थान, और U से उत्तर प्रदेश। इस 23 अप्रैल 2002 में जो मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ था ना, केरल ने पहला स्थान प्राप्त किया था, और बिहार, मध्य प्रदेश, असम और राजस्थान, है ना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन्होंने सबसे लास्ट में इसका नंबर आया था। तो आप इसको याद रखिएगा कि मानव विकास रिपोर्ट यानी SDR, और इसको डॉक्टर महबूबुल हक जो पाकिस्तान के रहने वाले थे, और अमर्त्य सेन जो भारत के रहने वाले थे, इनका प्रयास से 1990 में यह प्रकाशित होता है। और इसको प्रकाशित करता है UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये मानव विकास रिपोर्ट क्या है? तो शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय का तुलना करके प्रत्येक देशों में जो रिपोर्ट जारी की जाती है उसी को मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। और भारत का जो मानव विकास रिपोर्ट पहले जारी हुआ था वो 23 अप्रैल 2002 को हुआ था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और उसमें पहला रैंक जो है 2002 का मानव विकास रिपोर्ट में केरल का था, और जो सबसे लास्ट में आया था वो बीमारू से जो है उसका पहचान है BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से असम, R से राजस्थान और U से उत्तर प्रदेश। और कहेगा सर वर्तमान में मानव विकास रिपोर्ट में भारत की क्या स्थिति है? 2022 में जो मानव विकास रिपोर्ट आया ना, उसमें भारत 132वें नंबर पर है। अब आपका इच्छा करता होगा सर पाकिस्तान का कौन सा नंबर है? पाकिस्तान है ना, वो 161वें नंबर पर 2022 के मानव विकास रिपोर्ट में है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ से अगर प्रश्न देखते हैं क्या क्या बनता है, पूछेगा कि डॉक्टर महबूब उल हक का संबंध किस देश से था? तो पाकिस्तान से था। अमर्त्य सेन कहाँ के रहने वाले थे? तो वो भारत के रहने वाले थे। और उसके बाद बीमारू, इसका फुल फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद पूछेगा कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी किस प्रधानमंत्री ने किए थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किए थे। कब किए थे? तो 23 अप्रैल 2002 को किए थे। इसके बाद आता है, इसके बाद देखिए प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस समय प्रधानमंत्री? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है। देखिए बिहार पिछड़ा हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है? बिहार का जो धरती है ना, बहुत ही गौरवशाली धरती है। बिहार की धरती के अंदर ही चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे राजाओं का जन्म हुआ। ये बिहार की धरती है जहां पर सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। और ये वो बिहार की धरती है जिन्होंने भारत को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में दिया। और यहाँ पर इसी बिहार में प्रसिद्ध लोक गीतकार भिखारी ठाकुर का जन्म भी हुआ है। तो और बिहार में संसाधनों की भी कमी नहीं है, लेकिन बिहार के पिछड़े होने के कुछ कारण है। सबसे पहला तो आप जानते होंगे कि बिहार में ज्यादा कृषि कार्य करने वाले लोग हैं। उत्तर बिहार के जो जिला है, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, और ये जितना आप देखते हैं, सीतामढ़ी, वैशाली, ये उत्तर बिहार के जितने राज्य हैं ये तो बाढ़ पानी का भेंट चढ़ जाता है। और दक्षिण बिहार के जितने राज्य हैं वो सारा राज्य सूखा से।
तो बाढ़ पानी, सुखाड़ और इसके अलावा बिहार की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और उद्योगों का अभाव। बिहार के अंदर ना फैक्ट्रीज बहुत कम है, तो यहाँ पर लोग बेरोजगार बहुत ज्यादा है। तो ये सब कुछ कारण है जिसके कारण बिहार जो है पिछड़ा हुआ है ना। ये सब अगर ठीक हो जाए तो बिहार जो है ना पिछड़ा हुआ, जो पिछड़ा हुआ का ठप्पा लगा हुआ है ना, ये खत्म हो जाएगा। तो ये जो बिहार पूछेगा कि कौन सा राज्य पिछड़ा हुआ है, तो वो बिहार है। योजना आयोग का गठन कब हुआ, मैंने अभी आपको बतलाया था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 का हुआ था। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होते थे। योजना आयोग की जगह पर अब कौन सा आयोग आ गया है, नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है। नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015 को हुआ। तो ये योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, देखिए भारत की अर्थव्यवस्था जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत के अंदर है। अब इसको थोड़ा याद रखिएगा। ठीक सर, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ और 7 चैप्टर पढ़ाना है, तो बहुत लॉन्ग वीडियो ऐसे ही हो जाएगा। जब मैं चैप्टर वाइज अगर पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, पूंजीवादी क्या होता है। देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व कोई निजी व्यक्ति और सरकार दोनों हो ना, तो उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए सरल भाषाओं में समझिए, जहां पर ना कंपनी जैसे उद्योग है, वह सरकारी उद्योग भी हो और प्राइवेट भी हो। जैसे स्कूल कॉलेज इंडिया के अंदर है, सरकारी भी है प्राइवेट भी है ना। डॉक्टर अस्पताल देख लीजिए, सरकारी भी है और निजी लोगों का भी है। तो इस तरह का अगर है कि कुछ सरकार का कुछ निजी, तो वैसे अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, और ये भारत के अंदर में। तो भारत में जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद है समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा बल लोक कल्याण पर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विकासशील देशों में अधिक कार्यशील जनसंख्या किस पर लगा हुआ है, तो मैंने आपको ये बताया ना कि विकसित देशों में सबसे ज्यादा लोग द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में लगा हुआ है, लेकिन जो विकासशील देश है वहां का सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है कौन से क्षेत्र में, तो कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। एक प्रश्न है 14 नंबर में, नरेगा कार्यक्रम में किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है। देखो ये जो नरेगा है ना, ये जो नरेगा है इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है, तो आप याद रखिएगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ऑफ गारंटी एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये जो है ना, ये जो है एक राष्ट्रीय योजना है, मतलब राष्ट्र स्तर की योजना है, और राष्ट्र स्तर की योजना है, ये राष्ट्र स्तर की योजना है। और ऐसा भी कहा जाता है कि विश्व के अंदर में रोजगार देने वाली सबसे बड़ी योजना नरेगा है। इसके अंदर जो है ना साल भर में लोगों को 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी होता है, रोजगार देने की गारंटी होता है। अब इस नरेगा के आगे क्या कर दिया, एम लग गया, तो ये अब हो गया है मनरेगा। और ये जो एम है ना, इस एम का मतलब होता है महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी। तो यही एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि नरेगा जो है ये रोजगार देने की एक राष्ट्र स्तर की योजना है। नरेगा का फुल फॉर्म नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ऑफ गारंटी एक्ट होता है, और साल भर में 100 दिन रोजगार देने की इसमें गारंटी है। और जो है नरेगा के आगे एम लगा हुआ है, हो गया मनरेगा, और इस एम का मतलब होता है महात्मा गांधी। तो एग्जाम में पूछेगा नरेगा कार्यक्रम में किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है, तो नरेगा कार्यक्रम में महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है 15 नंबर में, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सुने, उसी के नाम से तो है जवाहर रोजगार योजना। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। आप सबको पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। इसी 14 नवंबर इसी के जन्मदिन पर तो चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। तो 14 नवंबर 1889 को, इसमें 100 साल जोड़ दीजिए, है ना। जब इसमें आप 100 साल जोड़ देंगे तो ये देखिए हो जाता है 1989। तो 1989 में ही जवाहर रोजगार योजना जवाहर रोजगार योजना JRY लागू किया गया। कहेगा सर ये जवाहर रोजगार योजना क्या होता है, ये ग्रामीण लोगों को अस्थाई रोजगार, है ना, ग्रामीण लोगों को
अस्थायी रोजगार देने का एक योजना था कि ग्रामीण लोगों को परमानेंट रोजगार मिलेगा, जिससे ग्रामीण लोगों का आय कुछ इनकम होगा, जिससे वो अपना जीवन यापन आसानी से कर पाएगा। तो ये जो लाया था जिन्होंने, उसका नाम था राजीव गांधी, है ना। राजीव गांधी उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ही ये जो है JRY यानी जवाहर रोजगार योजना लाया था। तो आपको याद रखना है, जवाहर रोजगार योजना 1989 में आया, है ना। ये जो ग्रामीण लोगों को अस्थायी रोजगार देने की योजना था, और जिस समय इसको लाया गया था उस समय अपने देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अगला एक प्रश्न आता है, राष्ट्र विकास परिषद NDC का गठन क्या होता है। अब देखो एग्जाम में 2 नंबर मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें जो डिस्कशन करा रहा हूं इधर, तो इससे आपका, है ना, हो सकता है कि 2 नंबर का भी कुछ क्वेश्चन बन जाए। तो आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, राष्ट्र विकास परिषद, ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसी को शॉर्टकट में कहा जाता है NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी राष्ट्र विकास परिषद। अब ये क्या होता है, तो अब मैं ध्यान से समझिए। मैंने आपको अभी बतलाया था कि एक था योजना आयोग, जिसका काम था देश की विकास के लिए योजना तैयार करना। अब योजना आयोग ने देश की विकास के लिए योजना तैयार कर लिया, अब उस योजना को देश के अंदर लागू करना है, हर राज्यों में लागू करना है। तो अब बताओ, हर राज्य का तो मुख्यमंत्री होता है, उनका अगर सहयोग हो जाए इस योजना को, तो आसानी से ये जो योजना लागू होगा और इसका लाभ सब लोगों को मिलेगा। अगर मुख्यमंत्री नाखुश रहे तो बताइए, फिर तो दिक्कत है। तो योजना आयोग जो योजना तैयार करेगा, तो इस योजना को अप्रूवल यानी अनुमोदित जो होगा वह सभी राज्य के मुख्यमंत्री के जरिए से होगा। यानी कहने का मतलब है, ये जो राष्ट्र विकास परिषद है ना, जिसको NDC बोलते हैं, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। 6 अगस्त 1952 को हुआ था। और राष्ट्र विकास परिषद के जो सदस्य होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, इसके सभी राज्यों के जो CM होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। और इसका गठन किया गया था योजना आयोग और जो सभी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, है ना, यानी राज्य सरकार, उनके बीच तालमेल और सहयोग का वातावरण बनाने के लिए। कि योजना आयोग ने अगर कोई योजना तैयार करेगा, योजना तैयार करने के बाद उसके बाद NDC का बैठक होगा, और इस NDC में सभी राज्य के क्या आएंगे, CM आएंगे, और CM आएंगे, फिर योजना आयोग ने जो योजना तैयार किया है उस योजना आयोग और उसके बाद जो सभी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उसके बीच तालमेल और सहयोग का वातावरण बनेगा। तो इसीलिए तो योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच तालमेल और सहयोग का वातावरण बनाने के लिए राष्ट्र विकास परिषद का गठन हुआ था। इसका गठन 1952 में हुआ, और इसके सदस्य होते हैं सभी राज्य के मुख्यमंत्री। तो आप याद रखिएगा कि राष्ट्र विकास परिषद NDC का गठन जो है वह 1952 में हुआ था। अगला एक प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री। देखिए, आपने नाम सुने भी होंगे, एक आदमी बांग्लादेश का, उसका नाम है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। एक आदमी है मोहम्मद यूनुस ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। इन्होंने जो अपनी शिक्षा अपने देश के अंदर पाया, फिर ये विदेश चले गए। जब ये पढ़ाई करके लौटे तो ये अपने देश के अंदर में, बांग्लादेश में जो गरीब लोग थे, उन लोगों को बिना किसी जमानत के छोटा छोटा इन्होंने क्या कर दिया, छोटा छोटा जो है इन्होंने लोगों को ऋण देना शुरू किया, यानी कर्ज देना शुरू किया। और ये छोटे छोटे कर्ज लेकर के लोगों ने अपना उद्यम शुरू किया, लोगों ने अपना रोजगार शुरू किया, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया। और इस यूनुस को मोहम्मद यूनुस जी जो है, इनको जो है ना बांग्लादेश में गरीबों का मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। और मोहम्मद यूनुस को 2006 के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो आप याद रखिएगा कि ये मोहम्मद यूनुस है, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में बिना किसी जमानत के छोटा छोटा ऋण देना शुरू किया, जिससे ग्रामीण एरिया के जो लोग थे उनके उनको कुछ आर्थिक सहारा मिल पाया, उन्होंने रोजगार शुरू किया, जिससे उसके जीवन में सुधार आया। इसलिए इसको बांग्लादेश में गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। और 2006 में इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है, तो यहां मैं आंसर भर देता हूं। इसका आंसर होगा मोहम्मद यूनुस, है ना।
मोहम्मद यूनुस इसका नाम होगा। एक आदमी देखिए 18 नंबर में, इसका उत्तर तो सबको पता होगा कि किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। आप सबको पता है कि अगर भारत का विकास करना है तो भारत के विकास करने के लिए भारत देश के जितने राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है सबका विकास होगा, तब भारत का विकास होगा। लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद है, इसका नाम आप सबने सुने होंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद जो है, इसका जन्म APJ अब्दुल कलाम आजाद, इसका जन्म हुआ था तमिलनाडु के अंदर, है ना। इसका जन्म तमिलनाडु के अंदर हुआ 1931 में, 1931 में इसका जन्म तमिलनाडु में हुआ। इसको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये वैज्ञानिक भी थे, ये इंजीनियर भी थे। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति भी बने, है ना, 11वें राष्ट्रपति भी हमारे देश के बने। इसका जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 2002 से लेके 2007 का है। तो इन्होंने बिहार के संबंध में कहा था कि अगर भारत का विकास करना है तो पहले बिहार का विकास करना होगा, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। किसने बोला था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था। अगला प्रश्न है, जिस देश का राष्ट्र अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? मैंने आपको अभी बताया था, जिस देश का राष्ट्र अधिक होगा वह देश विकसित होगा, विकसित कहलाएगा, और जिस देश का राष्ट्र कम होगा वह देश अविकसित कहलाएगा। तो पहले मैं इसका आंसर भर देता हूं। किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद, है ना, इन्होंने कहा था। जिस देश का राष्ट्र अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित, और जिस देश का राष्ट्र आय कम होगा वह अविकसित कहलाता है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते? तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते। पहले योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते थे? तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग की जगह पर कौन सा आयोग आ गया? नीति आयोग। नीति आयोग का गठन कब हुआ है? तो जनवरी 2015 में। अगला है, तृतीय क्षेत्र को कौन क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, एक मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, बताइए पशुपालन कौन से क्षेत्र में आएगा, है ना, पशुपालन कौन से क्षेत्र में आएगा? तो ये जो पशुपालन है ना, पशुपालन, कृषि और मत्स्य पालन, है ना, ये सब, और आखेटन मतलब शिकार करना, ये सब आता है प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, ये जो है ना प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो यहाँ पर पूछा है तृतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो सेवा क्षेत्र बोलते हैं। द्वितीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, लास्ट में जो है ना आप सबके लिए 15 से 20 क्वेश्चन टेस्ट के लिए लाएंगे, है ना, इसी वीडियो में। तो आप लोग चेक करिए कि आपने कितना सीखा है। तो ध्यान से इस वीडियो को सुन लीजिए। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर लोहा इस्पात कारखाना, आपको पता है झारखंड के अंदर में 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी खोला गया, जिसको टिस्को भी बोलते हैं ना, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना हुआ था कब? तो इसकी स्थापना 1907 में हुआ। कहां पर हुआ? तो झारखंड के अंदर। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना काल, तो आपको पहला पंचवर्षीय योजना काल मैंने बताया था ना, 1951 से लेकर के 1956 पहला पंचवर्षीय योजना काल है, 1956 से लेकर 1961 दूसरा पंचवर्षीय योजना काल है, और तीसरा पंचवर्षीय योजना काल 1961 से लेकर 1966 है। अगला प्रश्न है, सम्यक विकास का प्रक्रिया। देखिए, सम्यक विकास का मतलब सबका विकास, जो निम्न वर्ग के हैं उसका भी विकास, जो मध्यम वर्ग के हैं उसका भी विकास, जो उच्च वर्ग के हैं उनका भी विकास, है ना। जब एग्जाम में आएगा तो सम्यक विकास संबंधित है उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, मध्यम वर्ग से, इनमें से सभी, आंसर टिक करिएगा इनमें से सभी। तो सम्यक विकास का प्रक्रिया जो है यह सभी वर्गों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्र आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो भारत के राष्ट्र आय का अनुमान सबसे पहले 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, देखिए 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले जो है राष्ट्र आय का अनुमान लगाया था। इन्होंने बताया था कि इसका एक किताब है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश, है ना, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब इनका है। इस किताब में इन्होंने बताया था कि भारत का जो एक व्यक्ति है ना, प्रति व्यक्ति, भारत का जो है प्रति व्यक्ति एक दिन का नहीं, वार्षिक आय बतलाया था, एक साल का कमाई, यानी भारत का जो एक व्यक्ति है उसका एक साल का कमाई उस समय जो आया था वो 20 रुपया आया था। आप ध्यान रखिएगा कि
भारत का राष्ट्र आय का सर्वप्रथम अनुमान 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। इन्होंने अपने किताब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत का प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपया बतलाया था। अब ध्यान रखिएगा 20 रुपया। अगला प्रश्न है छिपी हुई बेरोजगारी कहां पाई जाती है? प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में। तो आप आंसर टिक करिएगा प्राथमिक मतलब कृषि क्षेत्र में। कहेगा सर छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या हुआ? देखिए जैसे मैं अगर कृषि का बात करूं, जैसे मैं लेता हूं धान। अब देखो धान लगा दिए तो धान रोपनी से लेकर के निकौनी से लेकर के कटनी तक उसमें काम मिलता है, लेकिन जब रोपनी खत्म हो जाता है तो फिर उसके बाद यहाँ पर काम लोगों को मिलता नहीं है। फिर जब जंगल हो जाता है तो निकौनी के लिए मतलब कमौनी के लिए, अब फिर जब कमौनी हो जाता है तो फिर कटनी में काम मिलता है। तो इस बीच में देखिए तो लोग बेरोजगार बैठा रहता है ना, तो इसलिए कहा जाता है कि कृषि क्षेत्र जो है इसमें ना छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। यहाँ पर लोगों को सब दिन मतलब रोज जो है इसमें लोगों को रोजगार यानी काम नहीं मिल पाता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पर पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी कृषि में पाया जाता है। कौन से राज्य का प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है? ये प्रश्न है कौन से राज्य का प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है? तो आंसर याद रखिएगा कि गोवा का है ना, गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है। शायद यही आंसर होगा, एक बार आप इसको देख लीजिए, यही होगा गोवा। अगला प्रश्न है रहन सहन के स्तर को प्रभावित करने वाला, यानी कि रहन सहन के स्तर को प्रभावित कौन करता है? देखिए आपका रहन सहन कैसा होगा, आप स्वास्थ्य की सुविधा आपको कैसा मिल पाता है, किस तरह आप अपने बच्चे को एजुकेशन दिला पा रहे हैं, है ना, कैसा आपका रहने का आवास है, घर मकान है, ये सब चीज प्रभावित होता है लोगों का प्रति व्यक्ति आय से, है ना, प्रति व्यक्ति आय से जो है ये सब प्रभावित होता है। तो मैं आंसर अब भर देता हूं। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना काल, तो आप लिखिएगा 1951 से लेकर के 1956 तक। सम्यक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो सभी वर्गों से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्र आय का सर्वप्रथम अनुमान कब लगाया गया? तो 1868 में। कितना रुपया आया था? तो 20 रुपया। किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। छिपी हुई बेरोजगारी कहां पर पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में, है ना, कृषि क्षेत्र में जो है छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। कौन सा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो आंसर याद रखिएगा गोवा का। अगला प्रश्न है बिहार के कौन से जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा जो इनकम है ना वो पटना का है, और सबसे कम शायद शिवहर डिस्ट्रिक्ट का है सबसे कम। और 2008-9 के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया था, है ना। 2008-9 के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति इनकम जो है 25,494, और एक ऑप्शन देखिएगा 6,610 रुपया रहेगा, तो ये बिहार का है, ठीक है। कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है, जैसे हम लोग काम करते हैं ना, काम दो प्रकार का, शारीरिक और मानसिक। तो जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, उस कार्य के बदले में जो उसे पारिश्रमिक मिलता है, मेहनताना मिलता है, उसी को कहा जाता है आय। तो कार्यों के बदले में जब पारिश्रमिक मिलता है, पारिश्रमिक का मतलब जो मेहनताना मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं आय। और रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। देखो यहां से थोड़ा सा इस मुद्रा में याद रखिए, क्योंकि स्वीडन का मुद्रा भी पूछा हुआ एग्जाम में। तो आप याद रखिएगा कि भारत, नेपाल और पाकिस्तान, अगर इस सब का मुद्रा पूछेगा तो इसका नाम है रुपया। बांग्लादेश का मुद्रा का नाम पूछेगा तो बांग्लादेश का मुद्रा का नाम पूछेगा तो यहाँ का टाका है। उसके बाद इंग्लैंड का पूछेगा तो इंग्लैंड का पाउंड है, तो इंग्लैंड का पाउंड है। स्वीडन की मुद्रा का नाम पूछेगा तो स्वीडन का कोरोना है। अमेरिका का पूछेगा तो अमेरिका का डॉलर है ना, अमेरिका का डॉलर है। और उसके बाद रूस का पूछेगा तो रूस का रूबल है। उसके बाद ईरान का पूछेगा, रूस का पूछेगा तो रूबल होगा। इराक का पूछेगा तो दिनार होगा, है ना। तो ईरान का पूछेगा तो रियाल होगा। तो आप इसको थोड़ा याद रखिएगा कि भारत, नेपाल और पाकिस्तान के मुद्रा का नाम रुपया है, बांग्लादेश के मुद्रा का नाम टका है, इंग्लैंड के मुद्रा का नाम पाउंड, स्वीडन के मुद्रा का नाम कोरोना, अमेरिका का डॉलर, रूस का रूबल, इराक का दिनार और ईरान का रियाल है। तो आप इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। यह प्रश्न पूछा है रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूबल होगा। साख का आधार क्या है? देखिए साख का मतलब होता है विश्वास या भरोसा, ये होता है साख। साख क्या क्या आधार है? मतलब कोई भी आदमी आप पर कैसे विश्वास कर सकता है, इसके क्या क्या, है ना, क्या क्या गुण हो सकता है जिससे आप पर लोग बहुत ज्यादा विश्वास करेगा। तो आप याद रखिएगा कि साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। और साख के जो है ना, साख के अगर आधार पूछेगा तो साख के 5 आधार होते हैं,
है ना, ध्यान दीजिएगा, साख के 5 आधार होता है। पहला होता है विश्वास, पहला होता है विश्वास, दूसरा होता है चरित्र, और दूसरा चरित्र है। विश्वास का मतलब यह है कि आप पर किसी ने विश्वास किया तो आप उस विश्वास पर एकदम खरे उतरे, उसके विश्वासों पर, तो है ना, तो वो आपका विश्वास कायम रह गया। चरित्र का मतलब होता है कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर कैसा है। तीसरा, चुकाने की क्षमता, आपको कोई पैसा देता है ना, वो देखता है कि आपके अंदर चुकाने की क्षमता है या नहीं है। और चौथा नंबर होता है पूंजी एवं संपत्ति। देखो, आपको ना कर्ज तभी कोई देगा जब आप उसको देने वाले को ऐसा लगेगा कि अगर ये कमा कर न दे पाएगा तो इसके पास संपत्ति है, वह बेचकर देगा, तभी कोई आपको कर्ज देता है। और उसके बाद देखिए, एक होता है ऋण चुकाने की अवधि, है ना, ऋण चुकाने की अवधि। ऋण चुकाने की अवधि का मतलब है कि आपने किसी से कर्ज ले लिया, साल भर में मैं लौटा दूंगा, और उसको लौटा रहे 10 साल में, तो इससे आपका साख नहीं बचेगा। तो साख के 5 आधार है, विश्वास, चरित्र, चुकाने की क्षमता, पूंजी एवं संपत्ति, और ऋण चुकाने की अवधि, है ना, ऋण चुकाने की अवधि। तो ये 5 आधार साख का याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वीडन की मुद्रा का नाम क्या है। तो साख का आधार क्या है, कितने आधार है, तो साख के टोटल 5 आधार है ना, 5 मैंने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद स्वीडन की मुद्रा का नाम क्या है, तो स्वीडन की मुद्रा अभी मैंने बताया, स्वीडन की मुद्रा का नाम है ना करोना है। तो ये स्वीडन की मुद्रा का नाम क्या है, तो इसमें होगा स्वीडन की मुद्रा का नाम करोना है। साख मुद्रा का उदाहरण दीजिए। देखिए, चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, प्रतिज्ञा पत्र हो गया, हुंडी हो गया, ये सब जो है ना साख मुद्रा का उदाहरण है। तो ये जो है चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, प्रतिज्ञा पत्र हो गया, है ना, इधर जगह नहीं है तो आप याद रखिएगा, प्रतिज्ञा पत्र हो गया, हुंडी हो गया, ये सब साख मुद्रा का उदाहरण है, यात्री चेक भी। और प्लास्टिक मुद्रा में आएगा एटीएम और डेबिट कार्ड, है ना, एटीएम और जो डेबिट कार्ड है ये आ जाएगा प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण में। किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करता है। तो यहां से भी देखिए ऑब्जेक्टिव बहुत सारा आता है। एक प्रश्न तो सबसे पहले जो आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करता है, ये किसने कहा था, तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करता है, ये बोला था प्रोफेसर हार्टले विट्स, है ना, हार्टले विट्स ने ये बोला है। उसके बाद एक है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। एक तो बच्चा ये है कि मुद्रा वह धुरी है ना, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान, है ना, जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। अब चक्कर काटता है, चक्कर गोल गोल है ना, तो संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। आप याद रखिएगा, ये बोला था किसने, तो ये बोला है मार्शल साहब ने। इन्होंने ही कहा था एक और बात कि आधुनिक युग में प्रगति का श्रेय किसको है, तो आधुनिक युग में प्रगति का श्रेय जो है वो वो जो है मुद्रा को ही जाता है। तो मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, ये किसने कहा था, तो ये मार्शल साहब ने कहा था। आधुनिक युग में प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही जाता है, ये किसने बोला था, ये मार्शल साहब ने बोला था। मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करता है, ये किसने बोला था, ये बोला था हार्टले विट्स ने, है ना, ये हार्टले जो है हार्टले विट्स ने ये बात बोला था। एक ने बोला था क्या कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, ये बोला था ट्रेस्कार्ट जी ने, है ना। तो ये सब थोड़ा सा आप याद रखिएगा, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, ये बोला था जिसने, उसका नाम है ट्रेस्कार्ट, है ना, इसका नाम है ट्रेस्कार्ट है। तो पहला की मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, मार्शल का चक्कर काटता है, तो ये हो जाएगा मार्शल। और आधुनिक युग में प्रगति का श्रेय किसको जाता है, मुद्रा को जाता है, ये भी बोला था जिन्होंने, उसका नाम है मार्शल। मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करता है, हार्टले विट्स ने बोला था। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, ये जिसने कहा था उनका नाम है ट्रेस्कार्ट। अब इस मुद्रा के संबंधित ये 4 ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करता है, तो इसमें याद रखिएगा हार्टले विट्स जो है इसका सही आंसर होगा। भारतीय मुद्रा बाजार। अब देखो ये मुद्रा बाजार क्या होता है, देखो वित्त संस्था का ये 2 अंग है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार।
एक होता है वित्तीय संस्था। ये 2 नंबर में भी ये प्रश्न आ सकता है ना, वित्तीय संस्था। वित्त संस्था क्या होता है? देखिए, ऐसी संस्था जो समाज के विकास के लिए, जो गरीब जरूरतमंद लोगों को लोगों को अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, तो वैसे संस्था को ही वित्त संस्था कहा जाता है। और वित्त संस्था दो के जो अंग अगर पूछ लेगा कि वित्त संस्था के कितने अंग होते हैं, तो वित्त संस्था का 2 अंग होता है। एक होता है भारतीय मुद्रा बाजार, एक होता है भारतीय मुद्रा बाजार, और एक होता है भारतीय पूंजी बाजार, है ना। एक भारतीय मुद्रा बाजार और एक भारतीय पूंजी बाजार। ये जो मुद्रा बाजार है, ये लोगों को, गरीब जरूरतमंद लोगों को और समाज के विकास के लिए ये अल्पकालीन, यानी थोड़े समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए, और मध्यकालीन, थोड़ा ज्यादा समय के लिए ये ऋण प्रदान करता है। लेकिन ये जो भारतीय पूंजी बाजार है ना, ये अधिक समय के लिए, यानी ये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। तो आप याद रखिएगा कि वित्त संस्था के 2 अंग है, एक का नाम भारतीय मुद्रा बाजार और एक का नाम है भारतीय पूंजी बाजार। जो भारतीय मुद्रा बाजार है, ये लोगों को अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण प्रदान करता है, यानी थोड़े समय के लिए और ज्यादा समय के लिए, ढेर दिनों के लिए जो लोन देता है, उसका नाम है भारतीय पूंजी बाजार। तो यहाँ प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा बाजार क्या है? तो ये जो है जरूरतमंद लोगों को अल्पकालीन और मध्यकालीन, है ना, अल्पकालीन और मध्यकालीन जो है ऋण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताइए। सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है। अगर मुद्रा नहीं रहेगा तो मनुष्य जो है कैसे कोई वस्तु को क्रय या विक्रय कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, लेन देन नहीं कर पाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है मुद्रा। मुद्रा के क्या कार्य है? तो आपको पता है कि मुद्रा के 4 कार्य महान, है ना, मूल्य, मापन, संचय, भुगतान। तो मुद्रा के 4 कार्य है। मुद्रा के 4 कार्य महान, मूल्य, मापन, संचय, भुगतान, यानी मूल्य, मापन, संचय, भुगतान। तो ये जो है मुद्रा के 4 काम है। तो आप याद रखिएगा कि मुद्रा के कितने काम है? तो 4 काम है। विनिमय का सबसे सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो देखिए, विनिमय का मतलब लेन देन का अगर माध्यम बोलेगा, सबसे सर्वोत्तम माध्यम कौन है? तो वो हो जाएगा मुद्रा ही, यानी कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ये सबसे सर्वोत्तम माध्यम है लेन देन का, मुद्रा से मुद्रा का लेन देन। साख का अर्थ क्या होता है? तो साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा, है ना। साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। विधिग्राह मुद्रा, लीगल टेंडर, मतलब देखिए, विधिग्राह मुद्रा उसको बोलेंगे जो राज्य के द्वारा उसको जिसको स्वीकृति मिला हुआ है, तो वो जो है कि मुद्रा को कोई भी आदमी लेने से इनकार नहीं कर सकता। विधिग्राह मतलब है लीगल टेंडर, यानी कि जिसमें राज्य सरकार का, देश की सरकार का मुहर लगा हुआ है, वो विधिग्राह मुद्रा कहलाती है। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। देखिए, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये एटीएम का फुल फॉर्म होता है। और एटीएम मशीन का फुल फॉर्म हिंदी में इसको बोलते हैं स्वचालित टेलर मशीन। स्वचालित का मतलब होता है खुद से चलने वाला मशीन, इसमें कोई अंदर में बैठ करके इसको चलाता नहीं, अपने से चलता है। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वचालित टेलर मशीन। और एटीएम मशीन से पैसा निकालने के लिए एटीएम कम डेबिट कार्ड होता है, जिसमें एक गुप्त पिन नंबर होता है। एटीएम कार्ड को जब मशीन में डालते हैं और वो पिन नंबर डालने से आप पैसा निकाल सकते हैं। और ये जो एटीएम कार्ड होता है ना, एटीएम जो है, एटीएम की सुविधा सभी बैंकों ने अपने ग्राहकों को दिया है। और एटीएम जो है 24 घंटा ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। और एटीएम के ऊपर में 24x7 लिखा रहता है। इसका मतलब होता है 24 घंटा 7 दिन जो है एटीएम अपने ग्राहकों को सुविधा देता है। एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन। ये स्वचालित टेलर मशीन, ये एटीएम का अर्थ होता है। अगला है मुद्रा का सबसे प्राचीनतम रूप क्या है? आपको पता है मुद्रा तो बाद में आया, शुरुआत में लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन करते थे। जब वस्तु से वस्तु का लेन देन करते थे उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। अभी लोग मुद्रा से मुद्रा का लेन देन करता है, तो अभी यह मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहलाता है। तो अगर मुद्रा के इतिहास पर ध्यान दे तो मुद्रा का इतिहास में सबसे पहले वस्तु विनिमय था, यानी लोग जो है ना वस्तु से वस्तु को बदलते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, किसी वस्तु को मुद्रा बना दिया गया, यानी वस्तु मुद्रा आ गया। वस्तु मुद्रा के बाद तब धात्विक मुद्रा आ गया। धात्विक मुद्रा के बाद फिर सिक्का आ गया।
और सिक्का के बाद तब पत्र मुद्रा आ गया, और पत्र मुद्रा के बाद अब जो है शाख मुद्रा आ गया है। तो ये जो है ना, ये इसका विकास का इतिहास है। तो सबसे प्राचीन कौन होगा? तो मुद्रा का सबसे प्राचीनतम रूप वस्तु विनिमय तो होगा ही नहीं, यानी वस्तु मुद्रा जो है इसका सबसे प्राचीनतम रूप में आएगा। वस्तु मुद्रा, वस्तु को मुद्रा के रूप में। बचत किसे कहते हैं? देखिए, इंसान जितना कमाता है उस कमाई का दो चीजों पर, दो तरह की चीजों पर पैसा खर्च होता है। एक होता है उपभोग, एक होता है चालू वस्तु, और एक होता है टिकाऊ वस्तु। चालू वस्तु पर जो पैसा खर्च करते हैं वो बचत में नहीं आता है, टिकाऊ वस्तु पर जो पैसा खर्च करते हैं वो बचत में आता है। जैसे चालू वस्तु में क्या, जैसे लाए कुछ चीजें खरीद करके खा लिए, खत्म हो गया, चालू वस्तु है। टिकाऊ वस्तु मतलब है जैसे आप कोई चीज खरीद लिए, है ना, तो उनका हम लोग अगर 5 साल 10 साल उपयोग करते हैं तो वो टिकाऊ वस्तु है। तो कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तु पर खर्च किया जाता है वह बचत कहलाता है। और बचत का एक फॉर्मूला होता है, बचत बराबर आय माइनस उपभोग। तो आय और उपभोग के अंतर को भी बचत कहते हैं। बचत करने का मतलब ये नहीं कि केवल पैसा कमा कर लाए और पैसा को बक्से में रख दिए, ये बचत नहीं। बचत दो तरह से होता है, नगद बचत माना आप पैसा को बचा कर रख सकते हैं, दूसरा वस्तु संचय मतलब या तो आप वस्तु के रूप में बचत कर सकते हैं। तो बचत दो प्रकार का होता है, नगद बचत और वस्तु संचय। आप ध्यान रखिएगा। भारत की वित्त राजधानी किसको बोलते हैं? तो भारत की वित्त राजधानी मुंबई को कहा जाता है। भारत का गुलाबी नगर किसे कहते हैं? जयपुर को कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं? तो भारत का सिलिकॉन सिटी बेंगलोर को कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? देखिए, भारत रिजर्व बैंक की स्थापना जो है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ। जिस समय भारत रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी उस समय इसका जो मुख्यालय था वो कोलकाता के अंदर था। बाद में 1937 में भारत रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई चला गया, और अभी मुंबई में है अस्थायी मुख्यालय, जहां पर जो है गवर्नर बैठते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसको केंद्र बैंक कहा जाता है, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। इससे बड़ा बैंक इंडिया के अंदर नहीं है। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको बैंकों का बैंक कहते हैं। यही केंद्र बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है। और भारत के अंदर जितना बैंक है उन सारे बैंकों को दिशा निर्देश देने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करती है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, इसका राष्ट्रीयकरण ये भी एग्जाम में आता है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 ईस्वी में। तो कहेगा सर राष्ट्रीयकरण क्या होता है? देखिए, मतलब किसी भी चीजों को, कोई भी उद्योग है उसको निजी से सरकारी बना देना, मतलब उसी को बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो निजी था किसी का, तो बाद में जो है जब 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ तो इस पर पूरा नियंत्रण जो है सरकार का हो गया। मतलब एक तरह से निजी से सरकारी बनाना, यानी सरकार का नियंत्रण स्थापित करना, उसी को राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। अब रिजर्व बैंक जब आया है तो आप एक दो ऑब्जेक्टिव और ध्यान रखिएगा कि जितना सिक्का है वो सारा सिक्का और 1 रुपया का जो नोट है, कागजी नोट, वो छापता है भारत का वित्तीय विभाग। अगर वित्त विभाग ऑप्शन में ना रहना तो केंद्र सरकार रहेगा। तो ये जो जितना सिक्का है ये सारा सिक्का प्लस 1 रुपया का जो कागजी नोट है ये छापता है भारत का वित्तीय विभाग। इसके अलावे 2 रुपया का कागजी नोट, 5 रुपये का कागजी नोट, 10 रुपया का, 100 रुपये का, 50 रुपये का, 20 रुपये का, 500 रुपये का, ये सारा कागजी नोट जो है ना, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, ये सारा जो कागजी नोट है इसको छापता है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अगला है सहकारिता साख समिति क्या होता है? देखिए, ये सहकारिता साख समिति क्या होता है? सहकारिता का मतलब होता है मिलजुल कर। ये तो आप याद रखें, भारत रिजर्व बैंक की, भारत की वित्त राजधानी किसे कहते हैं? तो भारत की वित्त राजधानी मुंबई को कहा जाता है। भारत रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल है ना, मूर्ख दिवस, 1 अप्रैल 1935 को जो है भारत रिजर्व बैंक की स्थापना होता है। अब आते हैं सहकारिता को समझते हैं। देखिए 2 नंबर में भी आता है सहकारिता क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, सहकारिता का अर्थ होता है मिलजुल कर काम करना। सहकारिता का अर्थ होता है मिलजुल कर काम करना। सहकारिता का सिद्धांत है प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए। और इस सहकारिता में जो है ना 10 लोग मिलकर के इसका गठन करता है। इसका गठन हुआ था 1904 के अंदर।
इसके गठन का एक उद्देश्य था कि भारत देश में जो निर्धन लोग है, जो गरीब लोग है, उसका उत्थान करना है और जो किसान लोग है ना, उनको सस्ते दरों पर जो है ऋण उपलब्ध कराना है और किसान की स्थिति में सुधार करना है। ये इसका काम था। लेकिन क्या हुआ कि ये जब ये 1914 में जो है 1914 में ये सहकारिता साख समिति जो है कितने अच्छे से काम कर रहा है ना, कैसा विकास कर रहा है और इसके भविष्य का रूपरेखा कैसा होना चाहिए, इस पर विचार करने के लिए 1914 में एक समिति बना था जिसका नाम था मैगलेन समिति। मैगलेन समिति इस बना था। और उसके बाद 1919 में क्या हुआ कि 1919 में यह सहकारिता जो है ये प्रांतीय सरकार का हस्तांतरित विषय बन गया। मतलब ये जो है ना सहकारिता जो है ये राज्य सरकार के अंदर चला गया, राज्य सरकार के अंदर चले गया। फिर 1929 में क्या हुआ, 1929 में आर्थिक मंदी पड़ा, पूरे दुनिया में पड़ा। और पूरी दुनिया में पड़ा तो लोगों के पास पैसा है ही नहीं। अब ये कहां से निर्धन वर्गों के उत्थान के लिए उतना ऋण दे पाएगा या किसानों को सस्ती दरों पर ऋण दे पाएगा। अमेरिका जैसे देश का जो बैंक है वो तो दिवालिया हो गया था। ये क्या करता, तो ये जो 1929 का आर्थिक संकट आया ना, इस आर्थिक संकट में ये खत्म हो गया, यानी ये जो सहकारिता है ये खत्म हो गया। उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को जो है भारत रिजर्व बैंक की स्थापना हो गया, तो उसी में कृषि साख समिति बना दिया गया और वही जो है किसानों को ऋण प्रदान करने लगा। तो ये था सहकारिता का इतिहास। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सहकारिता का अर्थ होता है मिलजुल करके काम करना। सहकारिता का सिद्धांत होता है सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सब के लिए। सहकारिता का गठन 1904 के अंदर में हुआ और 1904 इसका गठन का उद्देश्य था कि देश के अंदर जितने निर्धन और कमजोर वर्ग के लोग हैं उसका उत्थान करना और कृषि को सस्ते दरों पर जो है ऋण उपलब्ध कराना है। और ये कितना विकास कर रहा है सहकारिता, और उसके बाद जो है इसका भविष्य का रूपरेखा कैसा होना चाहिए, तो 1914 में इसके लिए मैगलेन समिति नियुक्त किया गया था। फिर 1919 में यह राज्य सरकार के नियंत्रण में चला जाता है, यानी प्रांत सरकार का हस्तांतरित विषय बन जाता है। फिर 1929 में आर्थिक मंदी आता है तो ये खत्म होता है। फिर 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की जब स्थापना होता है तो उसी में कृषि साख समिति का गठन होता है जो किसानों को सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध कराने लगा। तो आप याद रखिएगा सहकारिता समिति साख समिति कानून कब आया, तो ये 1904 है ना, ये शायद यही होगा। आप ध्यान दीजिएगा इस ऑब्जेक्टिव पर, 1904। केंद्र सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ, तो 1954 के अंदर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुआ था। और 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, तो 1 रुपया का नोट मैंने आपको बतलाया था कि 1 रुपया का जो नोट है वो जारी करता है वित्तीय विभाग यानी केंद्र सरकार। तो 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, तो वित्तीय विभाग जो है 1 रुपया का नोट जारी करता है। और ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है, मैंने आपको बताया था ना बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस जिसको 2006 में नोबेल पुरस्कार मिला, वो बांग्लादेश के अंदर में जो ग्रामीण लोग था उन लोगों को बिना किसी जमानत के छोटा छोटा जो है ऋण यानी लोन देना शुरू किया था। तो उसी को ग्रामीण बैंक का संस्थापक भी कहा जाता है। तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे, तो मोहम्मद यूनुस थे। अगला प्रश्न है कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है, तो कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था का नाम है नाबार्ड, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया। इसका भी काम था कि किसानों को सस्ते दरों पर जो है कि कर्ज देना है कृषि कार्य करने के लिए और ग्रामीण विकास के लिए जो है ऋण देना है, ये नाबार्ड का काम था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारत का केंद्रीय बैंक था है ना, ये आप याद रखिएगा नाबार्ड। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। दीर्घकालीन ऋण है ना, दीर्घकालीन ऋण देने वाली, तो दीर्घकालीन ऋण देने वाली संस्था कौन है, तो ये दीर्घकालीन ऋण जो है ना ये भूमि विकास बैंक। अब ध्यान रखिएगा कि जो भूमि विकास बैंक है ना ये लोगों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। तो हम लोग देख लिए इतना, अब इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो जनवरी 2015 में हुआ। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है, तो सामाजिक कल्याण करना। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया था, तो रेगनर नर्स ने दिया। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान कौन क्षेत्र का जीडीपी में, तो सेवा क्षेत्र का है। विकसित देश में आय बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा, तो विकसित देश में अगर आय बढ़ेगा तो आर्थिक वृद्धि, और जो विकासशील देश है उसमें आय बढ़ेगा तो आर्थिक विकास कहलाएगा। बोनस भुगतान अधिनियम कौन से पंचवर्षीय योजना काल में आया,
तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में। कब आया था? तो 1965 में। प्रथम राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट जब जारी हुआ था 23 अप्रैल 2002 को, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और बिहार कैसा राज्य है? तो पिछड़ा राज्य है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है भारत में? तो भारत में मिश्रित है, और अमेरिका में, जापान में, ये सब में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ऑस्ट्रेलिया में, और रूस में, चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो सर्वाधिक बल लोक कल्याण पर दिया जाता है। विकासशील देशों में अधिक कार्यशील जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि क्षेत्र में। जो विकासशील देश है जैसे भारत, यहाँ ज्यादातर लोग कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है, लेकिन जो विकसित देश है वहां पर लोग तृतीय क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में ज्यादातर लगे हुए रहते हैं। नरेगा कार्यक्रम में किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है? तो महात्मा गांधी का। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ? तो 1989 में। 1889 में उसका जन्म होता है, राइट 100 साल के बाद 1989 में जवाहर रोजगार योजना लागू होता है। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे। राष्ट्र विकास परिषद एनडीसी का गठन कब हुआ? तो 1952 में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? तो मोहम्मद यूनुस है। किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो यह बात बोले थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। जिस देश का राष्ट्र अधिक होता है वह देश विकसित देश कहलाता है ना, वह देश विकसित कहलाता है, और जो देश का राष्ट्र कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। योजना आयोग का पदाध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। जमशेदपुर लौह इस्पात कारखाना कब खुला? 1907 में खुला था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना काल 1951 से लेकर 1956। सम्यक विकास का मतलब सभी वर्गों का विकास। भारत के राष्ट्र का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने। कब लगाया था? 1868 में। प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितना बताया था? तो 20 रुपया। छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में। कौन से राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा का। और बिहार में पूछेगा सबसे ज्यादा किस जिले का है? तो सबसे ज्यादा आय इनकम पटना का है, प्रति व्यक्ति है। रहन सहन के स्तर को कौन प्रभावित करता है? तो रहन सहन के स्तर को प्रति व्यक्ति आय है ना, कमाई ज्यादा होगा तो रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा, और प्रति व्यक्ति आय कमाई कम होगा तो रहन सहन का स्तर निम्न होता है। बिहार के कौन से जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? तो आंसर याद रखिएगा पटना का, और ये पटना महानगर है। 2008-9 के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय तो 25,494 रुपया। कार्यों के बदले में जो सरप्रेसरमिंग मिलता है उसको आय बोलते हैं। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूबल है। साख का आधार क्या होता है? तो विश्वास होता है। वैसे साख के 5 आधार है ना, मैंने अभी आपको बता ही दिया पीछे, ध्यान रखिएगा। स्वीडन की मुद्रा का नाम कोरोना है। साख मुद्रा का उदाहरण है, 3 ऑप्शन। साख मुद्रा कौन कौन है? देखिए, चेक, हुंडी, बैंक ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र और यात्री चेक, ये सब साख मुद्रा का उदाहरण है। प्लास्टिक मुद्रा कौन कौन है? तो एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड, ये जो है ना प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करता है? तो हार्टलेविट्स ने कहा था। भारतीय मुद्रा बाजार किसका अंग है? तो वित्त संस्था का अंग है। वित्त संस्था के 2 अंग है, भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण देता है, और पूंजी बाजार दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मुद्रा है ना। मुद्रा, सोचिए अगर मुद्रा को अपने बीच से अगर हटा लिया जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। इसलिए मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है। मुद्रा के कितने काम है? तो मुद्रा के 4 काम है। विनिमय का सबसे सर्वोत्तम माध्यम है, लेन देन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मुद्रा से लेन देन। तो आंसर हो जाएगा मुद्रा। साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास या भरोसा। अगला प्रश्न है, विधि ग्राह मुद्रा कौन है? 3 ऑप्शन है, देखिए, चेक है, ड्राफ्ट है, 10 रुपये का नोट है। ध्यान रखिए कि चेक है, ड्राफ्ट है, प्रतिज्ञा पत्र है ना, ये विधि ग्राह नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है, सरकार का मुहर है ना। तो ये जो 10 रुपया का नोट है ये विधि ग्राह मुद्रा कहलाता है। एटीएम का अर्थ क्या होता है? स्वचालित टेलर मशीन होता है। मुद्रा का सबसे प्राचीनतम रूप क्या है? तो वस्तु मुद्रा है। बचत किसे कहते हैं? बचत बराबर होता है आय माइनस उपभोग। आय और उपभोग के अंतर को बचत कहा जाता है। भारत की वित्त राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। और सहकारिता साख समिति कानून बना 1904 के अंदर में। आप सहकारिता साख समिति, इस ऑब्जेक्टिव को एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, इसका एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है। आप देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है ये 1954 में, या इसी वीडियो हम आगे आपको इस का डेट बता देंगे।
केंद्र सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना 1954 में होता है। और 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो वित्त विभाग जारी करता है। और ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो मोहम्मद यूनुस जो है ये ग्रामीण बैंक के संस्थापक है। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था का नाम नाबार्ड है। और भारत का केंद्र बैंक RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है? तो भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अब लोग देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है कि कौन सी संस्था, 55 प्रश्न पहले कर लिए हम लोग, अब 56वें नंबर पर आते हैं। 56 नंबर में है कौन सी संस्था है जो भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? देखिए RBI, मैंने अभी आपको बताया ना कि जितने सिक्के हैं और जो 1 रुपया का कागजी नोट है वो भारत का वित्त विभाग या केंद्र सरकार ऑप्शन में रहेगा, वो जारी करता है। लेकिन जो जितने कागजी नोट है वो सारा जो है ना RBI छापता है। तो एग्जाम में अगर प्रश्न पूछेगा कि कौन सी संस्था है जो भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, आप याद रखिएगा RBI, भारत का केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो आंसर याद रखिएगा, भारत में करेंसी नोट RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। तीसरा प्रश्न है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? देखिए व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है जो निजी कंपनियां होती है ना, उनको जब सरकार अपने नियंत्रण में, अपने हाथों में ले लेता है तो उसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीयकरण करना, मतलब निजी से सरकारी बना देना। तो व्यावसायिक बैंक जब राष्ट्रीयकरण हुआ, ये राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 ईस्वी को, जिस उस समय भारत देश के प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो उन्हीं के काल में जो है ये 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 19 बैंकों का, है ना, 19 बैंकों का जो है ये राष्ट्रीयकरण हुआ था, है ना। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 19 नहीं सॉरी 14 बैंक है ना, 14 बैंकों का उस समय राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो उसी में से एक बैंक था व्यावसायिक बैंक। और राष्ट्रीयकरण तो आप समझ गए होंगे, राष्ट्रीयकरण का मतलब जैसे कोई निजी संस्था होता है, निजी जैसे कोई उद्योग है, तो उसको सरकार उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, उसको अपने हाथों में ले लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में। ये देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण का जो डेट है वो है 1949। और 20 साल के बाद देखिए, है ना, 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ व्यावसायिक बैंक का। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय। ये संस्थागत और गैर संस्थागत वित्त संस्थान क्या होता है? अभी मैंने इसी वीडियो में आपको पीछे बतलाया कि वित्त संस्था ऐसे संस्था को कहा जाता है जो समाज के विकास के लिए और जरूरतमंद लोगों को, गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। तो वही संस्था को हम लोग वित्त संस्था कहते हैं। वित्त संस्था जो है ना, अगर राज्य स्तर पर अगर बोला जाए, राज्य स्तर पर जो है दो तरह के, राज्य स्तर पर जो है दो तरह का वित्त संस्था काम करता है। एक का नाम है बच्चा संस्थागत और एक होता है गैर संस्थागत। ठीक है, दो गो वित्त संस्थाएं राज्य स्तर पर कार्य करती, संस्थागत और गैर संस्थागत। संस्थागत के अंदर में आ जाएगा बैंक सब, जैसे भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक, उसके बाद बच्चा क्षेत्र ग्रामीण बैंक, उसके बाद हो जाएगा नाबार्ड व्यावसायिक बैंक, है ना, व्यावसायिक बैंक, उसके बाद हो जाएगा नाबार्ड, हो जाएगा नाबार्ड, उसके बाद क्षेत्र ग्रामीण बैंक। ये सब संस्थागत है। गैर संस्थागत में आएगा सेठ साहूकार, महाजन, रिश्तेदार, है ना, रिश्तेदार, ये सब हो गया। जैसे मान लीजिए आप लोग अपने लोगों को पैसों की सख्त जब आवश्यकता पड़ जाता है, बहुत जरूरी होता है, तो उस समय अगर आप इस संस्थागत वित्त संस्था में जाइएगा ना, तो संस्थागत वित्त संस्था में जैसे भूमि विकास बैंक के, सहकारी बैंक, व्यावसायिक बैंक, नाबार्ड में, क्षेत्र ग्रामीण बैंक में, यहाँ कागजात कार्य बहुत करना पड़ता है और उसके बाद तब ये आपको पैसा देगा। लेकिन आपको बहुत ज्यादा जरूरी है तो अपने लोग क्या करते हैं, सेठ साहूकार से, महाजन से ले लेते हैं। इसमें उतना कागजात कार्य नहीं करना पड़ता है। तो ये जो सेठ साहूकार है, महाजन है, रिश्तेदार है ना, और जो व्यापारी होता है, ये व्यापारी भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा।
तो व्यापारी होता है, ये सब गैर संस्थागत है। तो ये संस्थागत और गैर संस्थागत समझ गए होंगे। तो ये सब संस्थागत है और ये सब गैर संस्थागत है, रिश्तेदार भी गैर संस्थागत में आता है। तो ये जो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय कौन है, तो सबसे लोकप्रिय इस सब में से महाजन सबसे लोकप्रिय है, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में यही पूछ देगा कि इनमें से कौन कौन संस्थागत है, कौन गैर संस्थागत। तो आप देखिए संस्थागत में देखिए सब बैंक सब है, भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक, व्यवसायिक बैंक, नाबार्ड बैंक है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये सब आ जाएगा संस्थागत में। संस्थागत वित्त का साधन कौन है, ऑप्शन 4 दे देगा। जैसे दे देगा कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है, ऑप्शन ए में देगा रिश्तेदार, ऑप्शन बी में व्यापारी, ऑप्शन सी में महाजन और ऑप्शन डी में दे देगा भूमि विकास बैंक। तो बताइए कौन संस्थागत है, तो आंसर क्या होगा, भूमि विकास बैंक होगा। अगला प्रश्न है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो याद रखिएगा 14 को जो है इंडिया के अंदर में राष्ट्रीयकृत बैंक है। भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, मैंने आपको सहकारिता का पूरा बढ़िया से इसी वीडियो में पीछे समझाए हैं कि सहकारिता का अर्थ होता है मिलजुल कर काम करना। सहकारिता का सिद्धांत होता है सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सबके लिए। और सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 में हुआ, 4 में हुआ और इसका गठन जो किया गया था, इसका उद्देश्य था कि जो निर्धन कमजोर वर्ग के लोग समाज में है उसका उत्थान करना और किसानों को सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध कराना। फिर उसके बाद ये सहकारिता जो है कितना विकास कर रहा है और भविष्य का इसका भविष्य इसमें जो है कि इसका रूपरेखा कैसा होना चाहिए, इस पर विचार करने के लिए एक समिति बनाया गया था 1914 में, जिसको हम लोग मैगलेन समिति कहते हैं। फिर 1919 में ये प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय बन गया, इसका मतलब हुआ कि राज्य सरकार के नियंत्रण में आ गया सहकारिता। फिर 1929 में आर्थिक मंदी आया, फिर ये खत्म हो गया 1935 में जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, तो फिर वहीं से जो है लोगों को ऋण प्रदान होने लगा, मिलने लगा। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1904 के अंदर में हुआ था, 1904 में हुआ था। राज्य में कितने केंद्रीय सहकारी बैंक है, तो आंसर याद रखिएगा 25। ये देखिए केंद्रीय सहकारी बैंक है ना, सहकारी केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितना है, तो 25 है। सहकारिता प्रांत सरकार का हस्तांतरित विषय कब बना, मैंने अभी आपको इसके बारे में समझाई दिए, 1919 में बना था। देश में सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना, इसका मतलब है ये जो सहकारिता है ना, ये इस पर राज्य सरकार का नियंत्रण कब हुआ, तो 1919 में हुआ। देश में कितने क्षेत्र ग्रामीण बैंक हैं, देखिए क्षेत्र ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ। वर्तमान समय में क्षेत्र ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 है, क्षेत्र 196 है। इसका काम क्या है, इसका काम है कि ग्रामीण स्तर पर जो कारीगर है, छोटे छोटे कारीगर है, उनको ऋण देना और जो छोटे छोटे किसान है उनको ऋण देना, और एक तरह से ग्राम का विकास हो और ग्रामीण लोग जो है कुछ उद्योग धंधा चला सके, कुछ बिजनेस कर सके, उसके लिए छोटा छोटा ऋण प्रदान करना, यही क्षेत्रीय ग्रामीण जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसका यही उद्देश्य था स्थापना का। और देश में अभी जो है 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काम कर रहे हैं। मैगलेन समिति कब बना था, तो 1914 में मैगलेन समिति बना था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना, मैंने आपको ये बताया था नाबार्ड, नाबार्ड जो है उसकी स्थापना राष्ट्रीय कृषि और ग्राम का विकास करने के लिए ही 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुआ था। तो ये याद रखिएगा कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसी को बोलते हैं नाबार्ड, और इसकी स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। अगला प्रश्न है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किसे कहते हैं, तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र और पहला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है मानव पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक कितने हैं, देखिए मानव का जो मानव पूंजी जो है इसके 5 घटक हैं। जैसे एक भोजन, पहला भोजन हो गया, दूसरा वस्त्र 2 हो गया, और तीसरा हो गया आवास, आवास मतलब घर होता है। तो भोजन वस्त्र है ना, पहले देखिए भोजन और फिर एक वस्त्र एक आवास, तीन हो गया, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य, यही 5 है। ये पांचों जो है मानव पूंजी निर्माण के घटक है। एग्जाम में पूछेगा मानव पूंजी निर्माण के कितने घटक हैं, तो 5 है। कौन कौन है, तो समझ गए। अगला है इनमें से कौन बीमारू राज्य है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। देखो यह अभी मैंने आपको बतलाया था कि ये जो बीमारू है, इस बीमारू में बी आई से हो गया बिहार, एम से मध्य प्रदेश, ए से असम, आर से राजस्थान, यू से उत्तर प्रदेश।
इसमें एक बात और याद रखिएगा, जो उड़ीसा है ना ये भी बीमारू है ना, ये जो मानव विकास रिपोर्ट आया था ना उसी के तहत इसको ये बीमारू की संज्ञा दी गई है। मैंने अभी इसी वीडियो में पीछे बताया भी था। तो ये जो बीमार, इनमें से कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा सभी। तो आंसर याद रखिएगा इनमें से सभी होगा। इनमें से कौन सा सेवा गैर सरकारी? देखिए सेवा दो प्रकार, सरकारी सेवा होता है, एक गैर सरकारी होता है। तो आप इस ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा वहां पर, है ना। देखिए आंसर है सैन्य सेवा, जो फौजी है ना, जो आर्मी लोग होता है वो सरकारी सेवा है। और वित्त सेवा और रेल सेवा ये सब सरकारी है। जो मॉल सेवा है ना, मॉल किसे कहते हैं? जब एक ही छत के नीचे जरूरत की सारी वस्तु मिल जाता है उसको मॉल बोलते हैं, वो प्राइवेट होता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये सरकारी नहीं बल्कि गैर सरकारी सेवा में आएगा। तो 71 नंबर का आंसर होगा, इनमें कौन सी सेवा गैर सरकारी है? ऑप्शन ए सैन्य सेवा, ऑप्शन बी वित्त सेवा, ऑप्शन सी मॉल सेवा, ऑप्शन डी रेल सेवा। आंसर हो जाएगा मॉल सेवा। अगला प्रश्न है, भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? तो आंसर याद रखिएगा सॉफ्टवेयर, है ना। प्रौद्योगिकी पार्क, सॉफ्टवेयर ये सब ज्यादा अपने भारत देश में कौन से शहर में है ना? तो बेंगलोर के अंदर है, इसलिए उसको सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। नरेगा में कितने दिनों का रोजगार मिलता है? तो नरेगा में जो है 100 दिनों का। मैंने अभी नरेगा के बारे में आपको बतलाया था कि नरेगा का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ऑफ गारंटी एक्ट। ये एक राष्ट्र स्तर का लोगों को रोजगार देने की स्कीम है। इसमें एक साल में 100 दिन रोजगार देने की गारंटी है। इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? देखिए बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। जैसे जाएगा कर्नाटक पर, बताइए कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कर्नाटक हो जाएगा, है ना। ये जो कर्नाटक है ये बीमारू नहीं है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार ये सब बीमारू राज्य में आता है। अगला है, हमें लगता है कि जो बीमारू है ना, इस बीमारू में यू मतलब कहीं आपकी किताब में उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है और कहीं पर यू मतलब समझिए उड़ीसा लिखा है। तो अब यही यू का कंफ्यूजन है थोड़ा सा। बाकी आप इस जो आप बीमारू लिखा हुआ है इससे आप कौन बीमारू है और कौन नहीं है आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बी आई से हो गया बिहार, बी आई से बिहार याद रखिएगा, एम से याद रखिएगा मध्य प्रदेश, ए से याद रखिएगा असम, आर से याद रखिएगा राजस्थान और यू से 2 याद रखिएगा, एक उड़ीसा याद रख लीजिएगा, है ना। एक उड़ीसा और एक यूपी, ये बीमारू है। इस सब के अलावे बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उड़ीसा, यूपी, इसके अलावे अगर जो आएगा वो बीमारू राज्य नहीं होगा। तो इसमें आंसर होगा कौन बीमारू राज्य नहीं है। वहां ऑप्शन में देखिएगा ध्यान से कि है या नहीं है। क्या पूछा है? पूछा है कि नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसमें कर्नाटक। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है जिससे ऊर्जा प्राप्त होता है? कोयला से भी ऊर्जा प्राप्त होता है, पेट्रोल से भी ऊर्जा प्राप्त होता है और विद्युत से भी ऊर्जा प्राप्त होता है। और डी नंबर में है इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा क्षेत्र कितने भागों में बटा? 2, सरकारी और गैर सरकारी। तो आंसर हो जाएगा, देखिए सेवा क्षेत्र पूछा है, भारत में सेवा क्षेत्र कितने भागों में बटा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 2, सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा। अगला प्रश्न है, बिहार एक राज्य है, तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। आपको पता होगा कि यहाँ पर तकरीबन 80% लोग जो है वो जो है ना किस पर निर्भर है? तो कृषि पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक नहीं है। मैंने आपको अभी बताया था मानव पूंजी के 5 घटक हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य। अब इसमें देखिए कौन आंसर होगा। मानव पूंजी निर्माण का घटक कौन नहीं है? शिक्षा ये तो है, स्वास्थ्य ये भी है, आवास ये भी है, नहीं इसमें तीनों है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, ये आपका सही आंसर होगा। अगला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? अब देखिए विश्व व्यापार संगठन, इसी को हम लोग WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना जनवरी 1995 में हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा के अंदर है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली ये एक संस्था है और व्यापारिक समझौतों पर बातचीत करने के लिए यह एक मंच प्रदान करता है और विवाद समाधान, है ना, जैसे व्यापार को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद समाधान के मंच के रूप में यह काम करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है विश्व व्यापार संगठन का जेनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में। और इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। तो आप ध्यान रखिएगा कि विश्व व्यापार की अगर स्थापना पूछेगा तो 1995 1995 हो जाएगा और
पूछेगा इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय जेनेवा के अंदर है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहां पर है, तो ये कांडला में है। और ये कांडला कहां पर पड़ता है, ये कांडला गुजरात में, आप लोग पढ़े होंगे, कांडला बंदरगाह गुजरात के अंदर है। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है, जब कोई कंपनी अपने जो है ना वस्तुओं का उत्पादन जो है कि बहुत सारे देशों में करता है और उस पर नियंत्रण रखता है, तो वैसे कंपनी को ही बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। लिखने का तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कंपनी जो अपने कंपनी के सामानों को बहुत सारे देशों में तैयार करवाता है, बहुत सारे देशों में बेचता है, उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे देखिए सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, इन्फोसिस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, फोर्ड मोटर्स हो गया, कोका कोला हो गया, ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है, देखिए लोग कैसे पैसा कमाते हैं। जैसे मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका में डिजाइन तैयार हो गया, चाइना में क्या करता है, पाट पुर्जा का ऑर्डर दे दिया क्योंकि वहां सस्ता पड़ता है, मैक्सिको में ले जाकर के उन सबको जोड़ दिया और पूरे देश में बेच देता है, अब बेच दिया। अब लोग ग्राहक खरीदे, अब कोई ग्राहक को क्या समस्या नहीं हुआ तो कॉल सेंटर इंडिया में खोल देता है, क्योंकि इंडिया में पढ़े लिखे लोगों का तो कमी नहीं है, अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले प्रशिक्षित लोग मिल जाते हैं और सस्ते में मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी बहुत है। तो यहाँ पर कॉल सेंटर खोल करके ग्राहकों का जो है कि देखभाल कर लेते हैं, और इसी तरह जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी पैसा कमाती है। तो ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी इनमें कौन नहीं है ना, फोर्ड मोटर्स ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोका कोला ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, नोकिया वो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इन्फोसिस वो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, टाटा मोटर्स वो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ये सभी होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। देखो यहाँ तो मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं सब चीज उतना ठीक से समझा रहा, वैसे वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, पता नहीं कितना देर का हो गया। और जो है जहां यदि आपको इस सब के बारे में ठीक से समझना है तो हम अगर चैप्टर वाइज जो वीडियो डालेंगे उसमें ठीक से देख लीजिएगा। देखिए ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नई आर्थिक नीति, ये जो नई आर्थिक नीति आया ना, तो ये नई आर्थिक नीति आया था 1991 में। इसी को LPG का नीति कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, है ना। एल का मतलब क्या हुआ, उदारीकरण, और ये 1991 में ये आया था भारत के अंदर। ये तीनों, उदारीकरण और दूसरा निजीकरण और तीसरा हो जाएगा वैश्वीकरण, है ना, ये तीनों। और एग्जाम में ना 2 नंबर में ये प्रश्न बहुत पूछता है, उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो उदारीकरण की बात है ना, सरकार जब नियमों और प्रक्रियाओं में जब ढील देता है, यानी जो विदेशी व्यापारी लोग यहाँ पर आता है, उस नियमों में विदेशी व्यापार को जो कागजात कार्य करने पड़ते हैं, उसमें उस नियमों में जब ये छूट दिया तो उसी को बोला जाता है उदारीकरण, यानी विदेशी व्यापार के नियमों को सरल बनाना, यानी विदेशी व्यापार के नियमों को इतना सरल बनाना कि विदेशी लोग यहाँ पर जो है कि अपना व्यापार कर सके, यहाँ पर फैक्ट्रीज खोल सके, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं उदारीकरण। और प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण का मतलब हुआ जैसे कोई चीज है जो सरकार के अंडर में है, बाद में वो जो है किसी निजी व्यक्ति पास आ जाता है और निजी व्यक्ति उसका अंशतः आधा या उसका पूरा स्वामित्व प्राप्त कर लेता है, तो इसको बोलते हैं निजीकरण, मतलब सरकारी से निजी कर देना। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि पूरी दुनिया जब सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से जुड़ जाता है उसको वैश्वीकरण कहते हैं। आज वैश्वीकरण की वजह से हम लोग घर में बैठे पूरे विश्व के सब कुछ सारा समाचार सुन लेते, देख लेते। तो ये उदारीकरण है, व्यापार के नियमों को उदार बनाना, विदेशी व्यापार के नियमों को सरल बनाना। निजीकरण है क्या, सरकारी क्षेत्र में जो चीजें था उसको उस पर निजी लोगों का आधा या पूरा स्वामित्व प्राप्त कर लेना, ये निजीकरण हो गया। और वैश्वीकरण का मतलब हुआ पूरी दुनिया जब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से समझिए जुड़ जाता है तो उसको हम लोग वैश्वीकरण बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा, ये नई आर्थिक नीति जो है कब आया था, तो 1991 में आया। इसको LPG का नीति भी कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न है इनमें से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। निजीकरण ये है, राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। आंसर होगा राष्ट्रीयकरण। कौन अंग नहीं है, तो आंसर होगा राष्ट्रीयकरण नहीं है। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है। आपको पता होगा 1960 से 70 के दशक में हरित क्रांति हुआ था, शायद 1967 का समय था। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने क्या किया, हमारे देश की सरकार ने क्या किया,
कि देश के किसानों के लिए उत्तम खाद बीज का व्यवस्था करके दिया और सिंचाई की व्यवस्था करके दिया, और वो खाद बीज का जब किसानों ने उपयोग किया तो जो अनाज था उसके उत्पादन में वृद्धि हुआ, खास करके गेहूं के क्षेत्र में बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ था। और क्रांति का मतलब होता है बदलाव, एक बदलाव आ गया था कृषि के क्षेत्र में, क्रांति आ गया था, उसी क्रांति को कहा जाता है हरित क्रांति। तो बताइए ये जो कृषि से संबंधित है ना, कृषि से संबंधित है, तो कृषि कौन क्षेत्र में आता है, प्राथमिक में आता है। इसलिए देखिए कितना अच्छे से प्रश्न ये पूछा है, थोड़ा सा घुमाया है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है, हरित क्रांति का संबंध है कृषि से, कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो इसका सही आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया कि जब पूरी दुनिया आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ जाता है तो इसको वैश्वीकरण कहा जाता है, यानी विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय स्थापित करना, है ना, समन्वय स्थापित करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के कितने अंग है, याद रखिएगा, वैश्वीकरण के 5 अंग है। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन WTO, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुआ था, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था, आप थोड़ा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इनमें कौन बहुराष्ट्र कंपनी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, देखिए 2 मोटर्स, फोर्ड मोटर्स, टाटा मोटर्स, नोकिया, सैमसंग, कोका कोला, ये सब जो है इन्फोसिस, ये बहुराष्ट्र कंपनी है। अब इसको पढ़िए, सैमसंग कौन बहुराष्ट्र कंपनी नहीं है, ये नहीं है पूछा है, सैमसंग, कोका कोला, पार्ले या फोर्ड मोटर्स, आंसर होगा पार्ले, ये बहुराष्ट्र कंपनी नहीं है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को कौन निर्धारित करती है। देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को जो निर्धारित करता है उसी को बोलते हैं WTO, यानी विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, ये विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न है पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्र कंपनी ने खरीद लिया, तो पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्र कंपनी ने खरीद लिया, आंसर होगा कोका कोला ने इसको खरीद लिया। अगला प्रश्न है दूर संचार सुविधा नहीं है, टेलीफोन नहीं है, संवाद नहीं है, फैक्स नहीं है, तो कौन जो है दूर संचार सुविधा नहीं है, तो इसमें सही आंसर होगा टेलीफोन। देखिए संचार का मतलब क्या, संदेशों का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है, तो दूर संचार सुविधा कौन नहीं है, टेलीफोन से हम लोग बातचीत करते हैं, फैक्स समाज चीजों को भेजते हैं, संवाद मतलब बातचीत, तो ये इसमें सही आंसर होगा, ये जो है दूर संचार सुविधा नहीं है, आंसर इसका सही आंसर होगा संवाद। अगला प्रश्न है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था, इसलिए 24 दिसंबर को भारत उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। अब कुछ लोग समझ रहे हैं 15 मार्च को मनाया जाता है, देखिए 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, भारत उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को ही, है ना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर जो है ना राष्ट्रपति साहब का मुहर लगा। तो ये जो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1986 में। इस संरक्षण के तहत भारत में जो है उपभोक्ताओं को सुरक्षा का अधिकार, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार और चुनाव या पसंद करने का अधिकार, माना कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो उसका क्या रेट है, उसका क्या मूल्य है ना, उसके बारे में सारा सूचना पाने का अधिकार, और यदि कोई वस्तु को खरीदने में ठगा गए तो उसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत त्रिस्तरीय अर्धन्यायिक व्यवस्था का भी गठन किया गया है, जैसे जिला स्तर पर जिला मंच या जिला फोरम, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय आयोग और राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय आयोग। उसमें शिकायत करने का 1 रुपया भी नहीं लगता है। जैसे आपका मामला अगर 20 लाख का है तो आप जिला फोरम में शिकायत करेंगे, और 20 लाख से कम का है तब जिला फोरम में, 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम का है तो आप राज्य स्तरीय आयोग में, और यदि 1 करोड़ से अधिक का मामला है तो आप राष्ट्रीय आयोग में जाकर के शिकायत कर सकते हैं। तो उसके बाद है अगला प्रश्न है 90 नंबर में, ध्यान दीजिएगा, कृषि उत्पाद और खाद्य पदार्थ की शुद्धता किससे जांच होता है, तो आंसर होगा एग मार्क। एग मार्क का मतलब होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, है ना, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो जैसे एग मार्क आएगा तो दिमाग में आएगा एग मार्क है, देखिए एग मार्क, तो एग मतलब हो गया एग्रीकल्चर,
एक मतलब हो गया एग्रीकल्चर और मार्क का मतलब हुआ मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चर जैसे आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कृषि वाला बात कर रहा है, तो ये कृषि उत्पाद और खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला, तो कृषि से ही प्राप्त होता है। तो कृषि उत्पाद और खाद्य पदार्थ, इस पर जो चिन्ह लगा रहता है उसको एक मार्क बोलते हैं, इसकी शुद्धता के लिए एक मार्क लगता है। और जो आभूषण है उसकी शुद्धता के लिए, है ना, आभूषण की शुद्धता के लिए हॉल मार्क लगा रहता है ना। जैसे सोने की शुद्धता के लिए कौन सा मार्क, तो हॉल मार्क लगता है। और कृषि उत्पाद खाद्य पदार्थ जो खाने वाला पदार्थ है और कृषि का जितना प्रोडक्ट है उसमें जो रहता है वह एक मार्क है। अब लोग 92 नंबर में देखते हैं, 91 तक हो गया। 92 नंबर में है क्या, वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग, वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग के लिए कौन खरीदता है, देखिए उपभोक्ता खरीदता है। उपभोक्ता कौन होता है, जैसे देखिए कोई वस्तु अगर कोई व्यक्ति खरीद कर लाया और तो वो उपभोक्ता है, और उसको पूछकर जो भी उस वस्तु का उपयोग करेगा वो भी उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता का मतलब यहाँ समझिए सीधा ग्राहक, है ना। तो वस्तुओं और सेवाओं को उपयोग के लिए कौन खरीदता है, तो इसका सही आंसर होगा उपभोक्ता जो है खरीदता है ना। उपभोक्ता का मतलब ग्राहक। अगला प्रश्न है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। और राष्ट्र उपभोक्ता दिवस कब मनाता है, 24 दिसंबर को। कुछ बच्चा लोग गलत कर देता है, जैसा 2023 में पूछा था कि राष्ट्र उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है ना, तो आंसर होता है 24 दिसंबर। बहुत सारे बच्चे ने 15 मार्च पर के जाता है। कहेगा सर ये 15 मार्च और 24 दिसंबर की क्या कहानी है। देखो ये जो 15 मार्च और 24 दिसंबर की कहानी है ना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 आया था। तो 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 इंडिया के अंदर आया, जिसमें ग्राहकों को वस्तुओं को चुनाव करने का अधिकार, वस्तुओं को पसंद करने का अधिकार मिला। आप चुनिए, आप पसंद करिए, पसंद है तो लीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए। आप दुकानदार आपको कुछ नहीं कर सकते। ये सब अधिकार आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत मिला। ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को राष्ट्रपति का मुहर से लगा। तो ये जो कानून बना ये 24 दिसंबर को राष्ट्रपति का मुहर लगते ही कानून बन गया। तो ये जो आप है, इसलिए यहाँ पर जो है राष्ट्र उपभोक्ता दिवस पूछेगा, यानी भारत का भारतीय उपभोक्ता दिवस, भारत राष्ट्र उपभोक्ता दिवस, राष्ट्र उपभोक्ता दिवस, राष्ट्र मतलब यहाँ क्या भारत। राष्ट्र उपभोक्ता दिवस जब पूछेगा तो आंसर होगा 24 दिसंबर। और राष्ट्रीय अगर नहीं लगा ना, सीधा उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछेगा तो आंसर 15 मार्च को टिक करिएगा। या विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछेगा तो आंसर 15 मार्च को टिक करिएगा, क्योंकि 15 मार्च 1962 यानी 62, 15 मार्च 1962 ईस्वी को अमेरिका में, जो अमेरिका का राष्ट्रपति था उस समय जॉन एफ कैनेडी नाम था उनका, जॉन एफ कैनेडी, उसी के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण पर पेश विधेयक को उन्होंने 15 मार्च 1962 को ही अनुमोदित किया था। इसीलिए 15 मार्च को जो है उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्र उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछेगा तो आंसर 24 दिसंबर टिक करिएगा। खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच करने के लिए, खाने वाला जितना पदार्थ है, जो भी एग्रीकल्चर सामान है ना, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यानी एक मार्क, है ना, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। तो खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता है, एक मार्क। और सोने की शुद्धता के लिए हॉलमार्क। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने का क्या शुल्क है, देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि यदि आप कोई सामान खरीदे, तो आप कोई सामान खरीद लिए और सामान ज्यादा दाम का है, आप खरीद लिए, दुकानदार आपको ठग लिया, तो आप उसके पास जाइएगा, कहिएगा कि सामान वापस लीजिएगा, तो वो यही बात बोलेगा कि इंसान का तो कोई ठिकाना नहीं था, सामान का क्या है, तो अब आप क्या करिएगा। तो इसके लिए आपको अधिकार दिया गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कि आप इसका शिकायत करिए, आपको मुआवजा मिलेगा। इसके लिए क्या है कि इसके लिए त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था किया गया है। जिला स्तर पर जिला मंच या जिला फोरम बना हुआ है, और राज्य स्तर पर राज्य आयोग है, और राष्ट्र स्तर पर जो राष्ट्रीय आयोग है वहां पर जाकर के आप जो है शिकायत कर सकते हैं। अगर आपका मामला, कोई सामान खरीदे हैं, अगर 20 लाख से कम का मामला है तो आप जो है जिला फोरम में शिकायत करिए, और 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो आप राज्य आयोग में शिकायत करिए, और 1 करोड़ से अगर अधिक का मामला है तब आप राष्ट्रीय आयोग में शिकायत करिए। अगर आप राष्ट्रीय आयोग से भी संतुष्ट नहीं है तो 30 दिन के अंदर, है ना, आपको कहां पर शिकायत करना पड़ेगा, उच्चतम न्यायालय में, यानी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो है ना, उच्चतम न्यायालय में आपको अपील करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए भारत में
यहाँ पर प्रश्न है कि उपभोक्ता जब शिकायत करने जाएगा तो उसका कोई शुल्क लगेगा क्या? नहीं, उसका 1 भी रुपया नहीं लगता है। यानी कि आप जो है ना, आप जब जाकर शिकायत करिएगा तो आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा। आप जाकर के शिकायत करिए, है ना, कोई भी इसमें पैसा शिकायत करने का नहीं लगता है। और यदि आप राष्ट्रीय फोरम से है ना, यदि आप राष्ट्रीय जो मैंने अभी पढ़ाया था क्या कुछ, अच्छा छोड़िए बाद में देखते। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 में आया। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम अक्टूबर 2005 में हुआ। तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम अक्टूबर 2005 में। 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम का मामला है तो क्या बताए हम, 20 लाख से कम रहेगा तो जिला फोरम में या जिला मंच में, अब 20 लाख से अधिक 1 करोड़ से कम है तो राज्य आयोग में, और 1 करोड़ से अधिक है तो राष्ट्र आयोग में। तो यहाँ पर आप जो है ये शिकायत कहाँ करेंगे? तो राज्य आयोग में, जो राज्य स्तर पर होता है। सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? तो याद रखिएगा वैधानिक संवैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर कितना होता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1811 4000 है ना, 1811 4000 रट लीजिए नंबर, है ना, 1811 4000 ये है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर। उच्चतम न्यायालय में जो है उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर अपील कर सकता है? तो 30 दिन के अंदर वह अपील कर सकता है। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है? देखिए भारत अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये भी तीन भागों में ये बटा हुआ, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीय। और विश्व अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो भी 3 भागों में बटा हुआ है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं? तो आप 3 प्रकार टिक कर दीजिए। अगला प्रश्न है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है बच्चा कृषि, है ना, कृषि यहाँ पर मेन मुख्य जीवन यापन का मेन साधन कृषि है। 11वीं पंचवर्षीय योजना काल की अवधि क्या है? देखो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि हो गया 1951 से 1956, दूसरा याद रखिएगा 56 से 61, तीसरा याद रखिएगा 61 से 1966, और जो आपसे 11वीं पूछा है ना, 10वीं जो है बच्चा 10वीं इसका हो गया 2002 से लेकर के 2007, और जो 11वीं है ये हो गया 2007 से लेकर 2012, यानी आपका सही आंसर होगा 2007 से 2012। ये जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है ना, ये 2007 से लेकर के 2012, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल हो गया। अगला प्रश्न है पशुपालन और मत्स्य पालन मतलब मछली पालन, ये कौन से क्षेत्र में आता है या कौन से क्षेत्र का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक कहते हैं? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए मूर्ख दिवस 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, है ना। तुम कहेगा सर एक दिन हुआ, नहीं भाई, 1 अप्रैल और फिर मई जून जुलाई फिर मार्च तक 31 मार्च, राइट, 1 वर्ष हुआ, और इसी वर्ष को बोला जाता है वित्तीय वर्ष। यानी 1 अप्रैल से ना बैंक में ना काम शुरू होता है, उसके बाद पूरा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक काम करता है, उसके बाद फिर मार्च क्लोजिंग हो जाता है। तो पूरे जो 11 महीने में इस जो बैंक में कर्ज देता है लोगों को, कितना रिकवरी हुआ, इन सारे चीजों का हिसाब किताब करता है। आप लोग सुने भी होंगे जिसको मार्च क्लोजिंग करते हैं, पूरे मार्च में हिसाब हो गया, फिर 1 अप्रैल से जो है नए सिरे से चालू हो जाते हैं। तो वैसे जो है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जो है ये भारत में वित्तीय वर्ष कहलाता है। अगला प्रश्न है उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक या इनमें सभी? तो आंसर होगा इनमें से सभी, सहज भी, वैज्ञानिक भी, व्यवहारिक भी, इनमें से सभी, है ना। बहुत देर हो गया तो, है ना, सुनिए और थोड़ा सा 10-15 मिनट का होगा फिर खत्म हो जाएगा। अगला है कि बिहार में गरीबी में कितने लोग गुजर बसर कर रहे हैं? तो बिहार में जो है गरीबी में लोग 41.4% लोग जो है गरीबी में गुजर बसर कर रहे हैं। बिहार में 41.4% लोग गरीबी का मार झेल रहे हैं। अगला प्रश्न है भूमि विकास बैंक कैसा ऋण प्रदान करता है? तो भूमि विकास बैंक जो है ये इंसानों को दीर्घकालीन ऋण, है ना, जरूरतमंद लोगों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर शक्ति का केंद्र बन गया? बेंगलुरु, इसलिए इसको सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, मानव पूंजी का प्रमुख घटक है। मैंने आपको बताया था मानव पूंजी का 5 घटक, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 5 घटक है मानव पूंजी का। अब यहाँ देखिए लिखा है ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से कोई नहीं, तीनों में से कोई नहीं, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला है, उपभोक्ता के शोषण का मुख्य प्रकार क्या है। उपभोक्ता का शोषण कैसे किया जाता है ना, हल्दी में जो है मकई का आटा मिला देता है, यानी मिलावट करके जो है उपभोक्ताओं का शोषण होता है। माप तौल में कमी कर देता है ना। तो उसके बाद भ्रामक प्रचार करके भी जो है उपभोक्ताओं को ठगा जाता है, वह है ना। तो विज्ञापन करता है, उसमें देखते हैं वैसलीन का प्रचार में बहुत बड़ा डिब्बा दिखा के 10 रुपया, खरीदने जाते हैं तो बहुत छोटा आता है। तो ये भ्रामक प्रचार प्रसार करके भी उपभोक्ताओं को ठगा जाता है, और मिलावट करके भी माप तौल, इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है। जागो ग्राहक जागो, ये उपभोक्ता का, ग्राहक का नारा, ये जो है उपभोक्ता जागरूकता का नारा है। दूसरा, ग्राहक सावधान, ये भी है। अपने अधिकारों को पहचानो, ये भी है। आज नगद कल उधार, ये उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है ना। आप ध्यान रखिएगा, आज के लिए तो ये आज नगद कल उधार, ये उपभोक्ता जागरूकता का नारा ये भी नहीं है। और एक और आ सकता है कि उधार एक जादू है, हम देंगे और आप गायब हो जाएंगे, ये भी जो है उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आज नगद कल उधार, यही इसका सही आंसर होगा, ये सब इनका सही आंसर नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। कृषि, बेरोजगारी, बीमा, परिवहन। अब बताइए, बेरोजगारी में तो क्या आर्थिक क्रिया, मतलब ऐसा कार्य जिससे कुछ मतलब रुपया पैसा आता है, उसको आर्थिक क्रिया बोलते हैं। बेरोजगारी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा, कौन आर्थिक क्रिया नहीं है, तो सही आंसर होगा इसका बेरोजगारी, ये आर्थिक क्रिया नहीं है। महात्मा गांधी ने उपभोक्ता के विषय में एक बात बोले थे कि ग्राहक हमारे दुकान में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है। यानी ग्राहक जो है ना, वो आप पर डिपेंड नहीं है। आप अगर उसको सामान नहीं देंगे या आपका दुकान बंद रहेगा तो वो दूसरे दुकान में जा सकते हैं। तो कस्टमर जो है वो दुकानदार पर निर्भर नहीं रहता, दुकानदार ग्राहक पर निर्भर रहता है, और ग्राहक दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये उपभोक्ता को लेकर के महात्मा गांधी जी का कथन है। अगला ये 117 नंबर में, इसको ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आधारभूत ढांचा जो है, इसको 2 पार्ट में, एक होता है आर्थिक आधारभूत संरचना, एक होता है गैर आर्थिक। यानी यहाँ से पैसा कमाने वाला हो गया, यहाँ से नहीं वाला। तो ये वित्त, ऊर्जा, यातायात, संचार, ये चारों हो गया आर्थिक में। और गैर आर्थिक में देखिए, शिक्षा गैर आर्थिक में, स्वास्थ्य गैर आर्थिक में, नागरिक सेवा गैर आर्थिक में। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सेवा है, ये गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का उदाहरण है। उसके बाद सबसे लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। इसमें 15 से 20 व्यक्तियों का समूह होता है, खासकर महिलाओं का होता है। और इसमें वो सारी महिलाएं होती है जो आस पड़ोस की सारी महिला होती है, और सब कोई मिलके बैंक में जो है कि खाता खोलता है, और इसके जो इस पूरे जो इनका एक ग्रुप बनता है, उस ग्रुप के नाम पर बैंक इसको ऋण देता है। उस ऋण से ये लोग अपना जीविकोपार्जन करने के लिए कोई ना कोई उद्योग धंधा स्टार्ट करता है, और फिर बैंक को भी पैसा लौटाता है उसका जो बनता है, और जो लाभ होता है उसको ये लोग आपस में बांट करके अपना जीविका चलाता है। तो ये जो है ये जो है ना, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में महिलाओं की स्थिति को और समाज की स्थिति को सशक्त बनाने के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। और इसमें जब महिलाएं एक जगह पर बैठती है तो महिला सामाजिक मुद्दों पर भी बातचीत कर लेती है। तो ये जो है स्वयं सहायता समूह का एक लाभ भी है, तो याद रखिएगा। तो इसके बाद इस तरह से ये जो है इकोनॉमिक्स क्लास 10 का 7वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, जितना एग्जाम के दृष्टिकोण से बन पाना था मैंने पढ़ा दिया। इसमें ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से पढ़ाया गया है। अगर ये बहुत सारी चीजों को मैंने ठीक से नहीं समझा भी पाया, तो जब हम अलग अलग चैप्टर का वीडियो बनाएंगे तो वहां आपको बेहतरीन समझ में आएगा। एग्जाम अगर आपका बहुत नजदीक है तो आप इस वीडियो को आराम से पूरी सुन लीजिए, और आपका ऑब्जेक्टिव एक भी न छूटेगा, है ना।